राघव तेजी से अंदर गया। ये जगह अलग अलग ब्लॉक के छात्रों से भरी हुई थी। हर कोने से शोर शराबे वाली बहस की आवाज़ें आ रही थीं। जेनिफर ब्राउन की नग्न तस्वीरें लीक हो गई हैं। क्या? ओह माय गॉड, मुझे साइट का नाम बताओ, मुझे चेक करना है। उसकी बॉडी बहुत हॉट है। बोरान इंडस्ट्री जब किसी घोटाले में शामिल है। उनमें से ज़्यादातर के पास अपने डिवाइस थे जिन पर वे नेट पर तरह तरह की चीज़ें चेक कर रहे थे। चैटिंग करना, ऑनलाइन ट्रेंड देखना वगैरह। दुर्भाग्य से राघव को कभी भी खुद का कोई डिवाइस रखने का मौका नहीं मिला, इसलिए जब भी वह उनकी खुशी भरी शक्लें देखता तो उसे कभी समझ नहीं आता कि इन सब में क्या मजा है। ऊपरी मंजिल पर आमतौर पर मिक्स्ड ब्लड अपना लंच करने के लिए इकट्ठा होते थे, लेकिन राघव अपनी पिछली मुलाकात के बाद से वहां नहीं गया था। जब वह अभी क्लास 1 में था, उसे पीटा गया था और नीचे फेंक दिया गया था। तब से वह सिर्फ मुफ्त खाना लेने के लिए यहाँ आता और फिर अकेले खाने के लिए कैफेटेरिया के पीछे चला जाता। यही उसकी आदत थी। कैफेटेरिया का पिछला हिस्सा शांत और खाली था, वह हमेशा वहीं खाता था। राघव ने काउंटर से मुफ्त लंच लिया जो कि दूसरे छोर पर था। यहाँ से मुश्किल से ही कोई खाना लेता हुआ दिखाई देता था। कैफेटेरिया के अंदर के छात्र उसे अलग अलग तरह से घूरते थे, लेकिन उसे इसकी आदत हो गई थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने लंच लिया जिसमें 2 हथेली के आकार की ब्रेड और 1 कप पानी था। खाना परोसने वाला व्यक्ति उसे बिना किसी भाव के घूर रहा था। राघव का चेहरा यहाँ नया नहीं था। राघव अपनी खाने की ट्रे लेकर पीछे की तरफ जा रहा था। जब वह चल रहा था, उसने देखा कि दाईं ओर से 3 पुरुष छात्र उसकी तरफ आ रहे हैं। उसने उन तीनों को पहचान लिया और कैफेटेरिया के बाकी छात्रों ने भी। अरे, क्या वह हंगजो, बेन राव और पॉल मिगुएल नहीं हैं? ओह माय गॉड, वे यहाँ लोअर कैफेटेरिया में क्या कर रहे हैं? हंगजो हमेशा की तरह खूबसूरत है। मेरा ड्रीम बॉय, कुछ पुरुष और महिला छात्रों ने उत्साह में कहा। बीच में जो था वह हंगजो था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। उसकी लंबाई लगभग 5 फुट 7 इंच थी और एक प्यारा सा लड़का जैसा चेहरा और छोटे हरे बाल थे। उसके दाईं और बाईं ओर 2 उसके गुर्गे थे, बेन राव और पॉल मिगुएल। ये दोनों जहां भी जाते उसके पीछे पीछे चलते थे। बेन और पॉल 6 फीट लंबे थे, इसलिए वे हंगजो के पीछे चलने वाले अंगरक्षकों की तरह दिखते थे। बेन का रंग गहरा था और उसका शरीर चौड़ा था, जबकि पॉल अपनी दुबले पतले कद काठी के साथ एक हैंडसम प्लेबॉय की तरह दिखता था। राघव ने उन्हें देखा, लेकिन अनजान होने का नाटक किया और तेजी से चलने लगा। जब राघव ने तेजी से चलना शुरू किया तो वे तीनों उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बीच वाले ने अचानक चलना बंद कर दिया और बाकी 2 से कहा, उसे मेरे पास लाओ। जैसे ही उसने ये कहा, वे दोनों राघव के सामने आ गए। राघव को अपने कदम रोकने पड़े। अचानक रुकने की वजह से वह कुछ सेंटीमीटर आगे सरक गया और लगभग उनमें से एक से टकरा गया। उसकी खाने की ट्रे बेन राव की स्कूल की वर्दी को छूने से बस कुछ सेंटीमीटर दूर थी जो उसके सामने था। तुम क्या चाह? राघव अपना वाक्य पूरा कर पाता, इससे पहले बेन राव ने अचानक ट्रे को राघव के हाथों से दूर धकेल दिया। ट्रे हवा में कई फीट उड़ी और बाईं ओर जमीन पर जा गिरी। राघव ने ब्रेड और पानी के कप को फर्श पर बिखरा हुआ देखा और उसकी शक्ल उदास हो गई। वह ब्रेड की तरफ जाना चाहता था और उन्हें उठाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, पॉल ने पहली ब्रेड पर पैर रख दिया। क्रश! ब्रेड उसके पैर के नीचे पूरी तरह से कुचल गई, लेकिन उसने इसे यहीं खत्म नहीं होने दिया। उसने अपना पैर फिर से उठाया और इसे बाईं ओर सरकाया और फिर इसे जोर से नीचे लाया। क्रश! पॉल के पैर से दूसरी ब्रेड भी कुचल गई। राघव को लगा जैसे उसका दिल फट रहा है क्योंकि उसने अपने लंच को कुचला हुआ देखा। मैंने कल से एक बार भी खाना नहीं खाया है। राघव का दिमाग बहुत दुखी था। एक बार मुफ्त काउंटर से खाना मिल जाने के बाद अगले दिन तक दूसरा खाना मिलना असंभव था। राघव पॉल को घूरने के लिए ऊपर देखते हुए रोने लगा। इससे पहले कि वह शब्द पूरा कर पाता, बेन ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और उसे हंगजो की तरफ घसीटा जो उनके पीछे उसका इंतजार कर रहा था। वह कचरा अब सच में मुश्किल में है। क्या उसने हंगजो को गुस्सा दिला दिया? वह गया। उन्होंने राघव को हंगजो की ओर घसीटते हुए देखा। फ्लिप! बेन ने राघव को नीचे की ओर खींचा, जिससे वह हंगजो के सामने घुटनों के बल बैठ गया। हंगजो ने राघव को घूर कर देखा, जिसकी शक्ल अभी बेजान लग रही थी। मैंने तुम्हें आत्महत्या करने के लिए कहा था, फिर भी तुम इस अकेडमी में वापस आने की हिम्मत रखते हो। हंगजो ने कहा, तुम सच में चाहते हो कि मैं ये तुम्हारे लिए करूं, है ना? हंगजो ने कहा क्योंकि उसने अपनी दाईं मुट्ठी और बाईं हथेली को एक साथ जोड़ा। मेरा खाना। राघव सुन रहा था, लेकिन साथ ही वह सोच रहा था कि वह दिन भर कैसे खाएगा। तुमने एमबीओ एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपना नाम भी लिखवा लिया। तुम कचरा, तुम्हें अपनी जगह नहीं पता। हंगजो ने एक झटके के साथ कहा क्योंकि उसने राघव के बाल पकड़े थे। ये कचरा मेरे साथ एक ही टेस्ट ग्राउंड पर रहना चाहता है। ये बहुत अपमानजनक है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मार सकता? हंगजो की आवाज़ कम हो गई, लेकिन बहुत शांत थी।
हंगजो एक उद्योगपति अरबपति का बेटा था जो एमबीओ के लिए कवच बनाने में माहिर था। हंगजो हमेशा एक धमकाने वाला रहा है, यहाँ तक कि उसने मिक्स्ड ब्लड को भी धमकाया। जब वे जूनियर हाई में थे तब से राघव इसका शिकार हो रहा था। जब राघव ने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की से प्यार का इजहार किया और लगभग मौत के मुंह में चला गया, तो यही हंगजो उसे दिन ब दिन धमकाने के लिए आता था। राघव सूजे हुए और चोटिल चेहरे के साथ स्कूल से घर आता था, फिर भी जब वह घर पहुंचता तो उसके माता पिता कभी भी कोई चिंता नहीं दिखाते थे या उसकी चोटों का इलाज करने की कोशिश नहीं करते थे। जब उन्हें सीनियर हाई में पदोन्नत किया गया तो वे अलग अलग कक्षाओं में चले गए। राघव एक सी में था जबकि हंगजो एक ए में था। इस तरह राघव उससे बच सका, ज़्यादातर समय जब तक वे क्लास 3 में नहीं पहुंचे। भले ही उसने हंगजो से बचने की कोशिश की, फिर भी ऐसे समय आते थे जब वे अभी भी अप्रत्याशित रूप से एक दूसरे से टकराते थे। जब ऐसा होता था तो राघव को धमकाने का एक और दौर झेलना पड़ता था। एमबीओ निरीक्षकों की यात्रा के बाद हंगजो इस बात से नाराज था कि वह विशेष टेस्ट में फेल हो गया था और एमबीओ में जाने के लिए सामान्य टेस्ट में भाग लेना पड़ा था। ये पता चलने के बाद कि राघव ने भी टेस्ट में भाग लेने के लिए अपना नाम लिखवाया था, उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा और उसने राघव को सबक सिखाने का फैसला किया। अब उसकी योजना राघव को गंभीर चोटें देने की थी ताकि वह 6 महीने से अधिक समय तक अस्पताल में रहे। वह इस बात से नाराज था कि एक कचरा मिक्स्ड ब्लड उसके साथ एक ही मंच साझा करेगा। हंगजो ने राघव के बालों को उसकी आंखों को घूरने के लिए खींचा। आज जब मैं तुमसे निपट लूंगा तो तुम अपने मौजूदा दयनीय अस्तित्व पर सवाल उठाओगे। पा जैसे ही उसने ये कहा, उसने राघव के दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ की ताकत से राघव फर्श पर सरक गया क्योंकि उसके गाल खून जैसे लाल हो गए थे। जब उसका शरीर रुका तो पॉल और बेन उसकी ओर चले और उसके शरीर को ऊपर खींचा। उन्होंने उसे फिर से हंगजो की ओर घसीटा। मैं तुम्हारे शरीर की हर हड्डी तोड़ दूंगा। पॉ इस बार हंगजो ने राघव की छाती पर मुक्का मारा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम फिर कभी चल ना पाओ। पॉ तुम कचरा, तुम अपनी जगह जानोगे। पॉ हर बयान के साथ हंगजो राघव की ओर एक मुक्का मारता था। उसका चेहरा, उसकी छाती, उसका पेट, उसकी नाक वगैरह। भारी मुक्के खाने से उसकी वर्दी पहले ही खून से लथपथ हो गई थी। पूरा कैफेटेरिया बस बगल से देख रहा था। किसी ने भी बाहर आने और पिटाई रोकने की कोशिश नहीं की। राघव को पॉल ने दाईं ओर और बेन ने बाईं ओर पकड़ा हुआ था। जब उसे दर्दनाक मुक्के मिल रहे थे तो उसका दिमाग बहुत सी चीज़ों में भटक गया था। क्या मैं इसी तरह दयनीय बना रहूंगा? मैं अपने लिए लड़ने से क्यों डर रहा हूं? क्या यह उन परिणामों की वजह से है जिनका मुझे सामना करना पड़ सकता है? नहीं, मैं सिर्फ एक डरपोक हूं। सब कुछ जो मैंने शुरुआत से झेला है, उसके बाद मुझे कुछ मूर्खतापूर्ण परिणामों की परवाह क्यों करनी चाहिए? रीजेनरेशन, पुनर्जनन शुरू हो गया है। हमेशा ऐसा व्यवहार किया जाता रहा जैसे मैं शुरुआत से कुछ भी नहीं था। मैं अपने पहले साल से ही इसका शिकार हो रहा हूं, और चूंकि देना प्राप्त करने से बेहतर है, तो अब समय आ गया है कि मैं उन्हें उसी तरह वापस चुकाना शुरू कर दूं। मेजबान की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। हंगजो, जिसने अभी अभी राघव को एक और मुक्का मारा था, वह एक नया मुक्का मारने के लिए तैयार था। मैं तुम्हें ये चाहने पर मजबूर कर दूंगा कि तुम पैदा ही न हुए होते, उसने चिल्लाया क्योंकि उसने राघव की नाक की तरफ अपनी मुट्ठी फेंकी। जैसे कि तुमने पहले ही ऐसा नहीं किया है। जैसे ही राघव बोला, उसने पॉल की पकड़ से अपने दाहिने हाथ को जोर से खींचा और हंगजो की मुट्ठी पकड़ ली। पा जैसे ही राघव ने हंगजो की मुट्ठी पकड़ी, हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन अगली चीज जो उन्होंने देखी, उसने उन्हें अपनी दृष्टि पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। राघव ने मुट्ठी को पकड़ा और उसे कसकर भींच लिया। क्रैक, एक तेज टूटने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद एक चीख आई। क्या रहा? हंगजो जमीन पर गिर गया क्योंकि उसने अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को पकड़ रखा था। मेरा हाथ, वह दर्द में चिल्लाया। फिलहाल उसका दाहिना हाथ एक अकल्पनीय कोण पर मुड़ा हुआ था और वह असहनीय दर्द महसूस कर सकता था। पॉल और बेन दोनों तरफ से राघव पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। तुम कमीने! पॉल ने दाईं ओर से राघव के सिर पर तेजी से मुक्का मारा। उसी समय बाईं ओर से बेन ने भी मुक्का मारा। उनके बीच खड़ा राघव दोनों तरफ से आती मुट्ठियों को देखकर तेजी से पीछे हट गया। मुट्ठियां बस एक बाल बराबर दूरी से चूक गईं और लगभग एक दूसरे से टकराने ही वाली थीं। जब राघव ने उनके पहले हमले को चकमा दिया तो पॉल और बेन ने सोचा कि यह सिर्फ किस्मत थी और फिर से हमला करने के लिए घूम गए। पॉल ने फिर से अपना दाहिना मुक्का राघव की ओर फेंका। तुमने यंग मास्टर हंग पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? पॉल ने चिल्लाते हुए अपना मुक्का आगे बढ़ाया। राघव दाहिनी ओर हट गया और फिर से चकमा दे गया। जैसे ही उसने चकमा दिया, बेन की मुट्ठी पहले ही दाईं ओर से उसके चेहरे की ओर आ रही थी। राघव ने एक बार फिर चकमा दिया। मैं इसे देख सकता हूँ। नहीं, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। राघव उनसे बस थोड़ा ही तेज था, फिर भी वह उनके हमलों से समय पर बच निकलने में कामयाब हो रहा था। क्या ये धारणा के कारण है?
राघव को लगा जैसे वह उनके हमले की दिशा का अनुमान उनके हमला करने से पहले ही लगा सकता था और साथ ही अपने ब्लाइंड स्पॉट से आ रहे हमले को भी महसूस कर सकता था। बेन की मुट्ठी फिर से सामने से उसकी ओर आ रही थी। इस बार राघव चकमा देने से थक चुका था और उसने आखिरकार आक्रामक होने का फैसला किया। जैसे ही बेन की मुट्ठी उसके चेहरे की ओर बढ़ी, वह थोड़ा बाईं ओर हट गया। स्वेव। बेन की फैली हुई मुट्ठी राघव के चेहरे से कुछ सेंटीमीटर की दूरी से चूक गई और उसके पीछे की ताकत के कारण आगे बढ़ती चली गई। राघव, जो चकमा देने के लिए किनारे हट गया था, वह वहीं नहीं रुका। मैं पहले कभी किसी लड़ाई में नहीं रहा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं। इन लोगों पर अपना गुस्सा और दर्द निकालने के लिए, जिन्होंने मुझे सिवा दुख के कुछ नहीं दिया, मुझे बस अपनी मुट्ठी कसनी है। जैसा कि राघव ने सोचा, उसने अपना दाहिना हाथ कसकर भींच लिया। उसकी हड्डियों की चट-चट की आवाज़ इतनी तेज थी, मानो वह उसके दुख का संदेश दे रही हो और कि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। और इसे उन लोगों पर फेंकना है जिनसे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूं। जैसे ही राघव इस निष्कर्ष पर पहुंचा, उसने अपनी भींची हुई मुट्ठी उठाई और उसे बेन की ओर फेंका, जो अभी मुक्का मार चुका था। बेन ने अभी तक अपनी मुट्ठी वापस नहीं खींची थी, इसलिए वह राघव की मुट्ठी को उसकी ओर तीव्रता से आते देखकर हैरान रह गया। वह जवाबी हमला करना चाहता था, लेकिन मुट्ठी इतनी तेज थी कि वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। बेन को अपनी दृष्टि धुंधली होती हुई महसूस हुई, तभी एक जोरदार टक्कर की आवाज़ गूंजी। पाँव। राघव की मुट्ठी बेन के जबड़े के नीचे से जोर से टकराए। दांत टूटने की आवाज़ सुनी जा सकती थी, क्योंकि बेन 2 मीटर हवा में उछला और फिर अपनी पीठ के बल गिरकर कैंटीन के फर्श पर फिसल गया। उसके सिर के बगल में फर्श पर खून की कुछ बूंदों से घिरे 3 टूटे हुए दांतों के टुकड़े देखे जा सकते थे। गैस। पूरे कैंटीन में सदमे की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्होंने उस अविश्वसनीय दृश्य को देखा जो अभी उनके सामने हुआ था। बेन, जिसे पूरे स्कूल द्वारा एक कचरा माना गया था, एक ही मुक्के से बेहोश हो गया था। हंगजो, जो जमीन पर बैठा अपने दाहिने हाथ को दर्द से भींच रहा था, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। इस कचरे ने ये सब कैसे कर दिया? पॉल भी सदमे में था और कई सेकंड तक हमला करने की कोशिश किए बिना उसी स्थिति में खड़ा रहा। राघव की भींची हुई मुट्ठी अभी भी बाहर की ओर थी, क्योंकि वह जोर जोर से सांस ले रहा था। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। आखिरकार मैंने पलटवार किया। राघव का मन उत्तेजना से भरा हुआ था, क्योंकि उसे अपनी मुट्ठी के बेन के जबड़े से टकराने का एहसास याद था। जब उसने आखिरकार मुक्का मारा, तो उसे एक तरह की संतुष्टि और राहत मिली। उसे लगा कि अगर वह इस समय खुद के लिए खड़ा नहीं होता, तो उसे पछतावा होता। और वह सही था। अगर राघव ने खुद के लिए लड़ाई नहीं की होती, तो हंगजो उसकी बाहों, पैरों और रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राघव चलने में असमर्थ हो जाए। इस तरह की चोट आजकल आसानी से ठीक हो सकती है, लेकिन वह जानता था कि राघव के पास ठीक होने के लिए जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, और वह ये भी जानता था कि कोई भी राघव की परवाह नहीं करता था, इसलिए वह जीवन भर के लिए अपंग होकर रह सकता था। मेजबान ने बहादुरी हासिल कर ली है। राघव ने अपनी दृष्टि में पॉपअप हुई सूचना को हल्की मुस्कान के साथ देखा। तो यही था जिसकी मुझे जरूरत थी। तुम कमीने, किस बात पर हंस रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा, पॉल ने चिल्लाते हुए और अपना शरीर बदलते हुए राघव की ओर भागा। पॉल का शरीर एक विशाल, आधा आदमी और आधा बैल के रूप में बदल गया। वह 7 फीट की ऊंचाई तक बढ़ गया। उसके मुंह के दोनों तरफ से 2 मोटे भूरे दांत निकले हुए देखे जा सकते थे। उसने फिर से राघव की ओर एक और मुक्का मारा। राघव ताकत में महत्वपूर्ण वृद्धि महसूस कर सकता था। पहले राघव ने उनकी ताकत को अपनी ताकत से काफी कम आंका था, लेकिन अब पॉल उसकी वर्तमान ताकत के करीब था। करीब, लेकिन उतना मजबूत नहीं। मुक्के में शक्ति और गति थी, क्योंकि वह राघव के करीब आ रहा था। मुझे लगता है कि अब इसका परीक्षण करने का समय आ गया है। डैश सक्रिय करें। डैश सक्रिय हो गया है। अगले 10 सेकंड के लिए मेजबान की वर्तमान गति में 20 अंक जोड़े जाएंगे। -20 ऊर्जा। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि सब कुछ और हर जगह कुछ हद तक शांत हो गया था। उसे इस समय बेहद हल्का महसूस हुआ, लगभग ऐसा जैसे हवा का एक झोंका उसे कैंटीन के पार उड़ा सकता था। वह मुक्का, जो पहले बेहद तेज गति से चल रहा था, अब इतना धीमा हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कछुए को भागते हुए देख रहा हो। डैश के निष्क्रिय होने से पहले बचा हुआ समय 10, 9। राघव ने उल्टी गिनती देखी और चलने का फैसला किया। समय समाप्त होने से पहले मुझे इसका उपयोग करना होगा। जैसे ही राघव चला, उसने खुद को पॉल के पीछे दूसरी तरफ पाया। पॉल अपनी मुट्ठी को अचानक चूकते हुए और राघव को अपने सामने न देखकर हैरान रह गया। कैंटीन में छात्रों ने राघव की तेज गति को देखा, जो किसी भूत जैसी थी, और सोचा कि वह इतनी तेजी से कैसे चल पाया। पॉल ने राघव की वर्तमान स्थिति देखी और उसकी ओर कई और मुट्ठियां फेंकने के लिए मुड़ गया। सर्व, 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 सर्व। राघव ने उन्हें आसानी से चकमा दिया और आगे बढ़ गया। राघव ने अपनी दाहिनी मुट्ठी पॉल के पेट की ओर फेंकी। पाँव।
पॉल को अपने पेट के क्षेत्र से तीव्र दर्द महसूस हुआ और मुक्के की ताकत के कारण वह थोड़ा झुक गया। पाँव। जैसे ही वह झुका, राघव की बाईं मुट्ठी उसके जबड़े से टकराई, जिससे उसके पैर पीछे की ओर खिसक गए और उसके मुंह से खून बहने लगा। तू मने हिम्मत कैसे की कमीने। पॉल ने अपने जबड़े को पकड़ लिया जो थोड़ा खिसक गया था। राघव ने अविश्वसनीय गति से आगे बढ़कर और कई मुक्के मारकर समय बर्बाद नहीं किया। पाह 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 पाह। उसकी मुट्ठी पॉल के शरीर पर दाईं से बाईं ओर और ऊपर से नीचे की ओर चली। राघव बस पॉल को मुक्के मारता रहा। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसका मुंह, उसकी छाती, उसका पेट आदि। पॉल राघव की गति का अनुसरण करने में असमर्थ था और राघव के भयंकर मुक्कों का क्रूर शिकार बना रहा। यह उन सभी चीजों के लिए है जो तुम लोगों ने मेरे साथ की हैं। राघव की आंखों में पागलपन चमक रहा था क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी पॉल के बाएं गाल की ओर घुमाई। पाँव। इस बार मुक्का इतना भारी था कि पॉल का विशाल शरीर एक तरफ फेंक दिया गया। पॉल जमीन पर गिरा और अपने सामान्य रूप में वापस आ गया। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से के लगभग हर हिस्से से खून बह रहा था। उसकी आंखें और होंठ खून से लथपथ और सूजे हुए थे। 10 डैश निष्क्रिय हो गया है। भले ही डैश निष्क्रिय हो गया था, राघव अपने शरीर में उत्तेजना की एक अज्ञात लहर महसूस कर सकता था। क्या बदला लेने पर ऐसा महसूस होता है? राघव ने सोचा, क्योंकि उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली थी जो खून में भीगी हुई थी। यह उसका खून नहीं था, ये पॉल का था, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने खुद के खून के अलावा किसी और का खून कभी नहीं देखा था। राघव आश्चर्यजनक रूप से शांत था और घबराया नहीं। जैसे ही उसे कुछ महसूस हुआ, वह अचानक एक तरफ मुड़ गया। पतू। एक हल्की चमकदार किरण उसके बाईं ओर से गुजरी और उस मेज से टकराई जहां 4 छात्र बैठे थे। बाम। क्या रहा? चीखें सुनी गईं, क्योंकि पूरी मेज टूट गई और बीच में एक विशाल जला हुआ छेद देखा जा सकता था। राघव मुड़ा और देखा कि किरण हंगजो ने चलाई थी। जब राघव पहले बेंच से निपट रहा था तो हंगजो ने एक हीलिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया था। हीलिंग सॉल्यूशंस छोटी बोतल वाली दवाएं थीं जो पीने पर शारीरिक चोटों को तुरंत ठीक कर देती थीं। ये महंगा था, लेकिन चूंकि हंगजो का एक प्रभावशाली पृष्ठभूमि थी, वह इसे आसानी से खरीद सकता था। हंगजो ने कुछ देर पहले इनमें से एक को पिया था, जिससे उसका टूटा हुआ हाथ वापस ठीक हो गया था। एक तेज चमकीली रोशनी ने हंगजो के फैले हुए हाथ को ढंक दिया। ये देखा जा सकता था कि प्रकाश किरणें वर्तमान में कैंटीन के हर हिस्से से इकट्ठा हो रही थीं और हंगजो की फैली हुई बांह की ओर अभिसरण कर रही थीं। मेरी हाथ तोड़ने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, तुम कचरा। हंगजो बहुत गुस्से में लग रहा था क्योंकि उसने राघव की ओर एक बड़ी चमकदार किरण छोड़ी। डैश सक्रिय करो, राघव ने अपने दिमाग में कहा। हवा में आवाजें कम हो गईं। उसके अंदर हल्कापन महसूस हुआ, जिससे उसे ताज़ा महसूस हुआ। उसकी तरफ आने वाली किरण बहुत तेज थी, फिर भी वह डैश का मुकाबला नहीं कर पाए। टूश। राघव एक तरफ हटकर तेजी से आगे बढ़ा। टूश टूश। छात्र मुश्किल से ही उसकी आकृति को देख पा रहे थे क्योंकि वह हंगजो के बार बार किए जा रहे हमलों को चकमा दे रहा था। पॉ। कैंटीन में एक और जोरदार आवाज गूंजी क्योंकि राघव की मुट्ठी हंगजो के पेट से टकराए। ब्लेरग। हंगजो ने खून की उल्टी की, दर्द से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसकी आकृति एक चाप के रूप में कैंटीन के पार उड़ गई। ब्लैम। हंगजो एक खाली मेज पर गिरा और उसे ढहा दिया। वह तीनों में सबसे ताकतवर था, फिर भी इतनी आसानी से हार गया। अपने पेट में महसूस हो रहे अकथनीय दर्द के अलावा उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल गई है। राघव अपनी मुट्ठी को घूरते हुए वहीं खड़ा रहा। यह एहसास, मैं इससे और नहीं भाग सकता। मैं उन्हें और तड़पाना चाहता हूँ। मैं उन्हें अपने हाथों से मिटा देना चाहता हूँ। ये राघव के काले विचार थे, लेकिन उसने उन्हें तुरंत दूर कर दिया। मुझे खुद पर काबू रखना सीखना होगा। मैं शक्तिशाली बनने की प्रक्रिया में अपनी इंसानियत नहीं खोऊंगा, लेकिन मैं फिर भी यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं उन्हें एक ऐसा सबक सिखाऊं जो वे भूल न सकें। राघव उस जगह की ओर चलने लगा जहां हंगजो गिरा था। सटेप सटेप सटेप। छात्र उसे अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ घूर रहे थे। उसने उन तीनों को आसानी से हरा दिया। जब उन्होंने राघव को हंगजो की ओर चलते हुए देखा तो उन्हें लगा कि वे सामने वाले व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं। हंगजो राघव को अपने सामने देखकर डरा हुआ था। उसे वह भयंकर मुक्का याद आया जिसने लगभग उसके पेट को फाड़ दिया था। तुम कैसे? कचरा। राघव के टोकने से पहले ही उसने अपनी बात पूरी नहीं की। अभी भी तुम में मुझे कचरा कहने की हिम्मत है? कचरे ने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें क्या कहा जाना चाहिए? राघव ने एक काले चेहरे से पूछा। मैं तुमसे अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। हंगजो चिल्लाया और खड़े होने की कोशिश की। उसके पैर लड़खड़ाए और उसके मुंह के किनारे से खून बहने लगा जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की। जैसे ही वह फिर से गिरने वाला था, उसने राघव को बोलते हुए सुना, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। राघव ने हंगजो का दाहिना हाथ पकड़ने और उसे उठाने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। हंगजो इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था और कुछ कहने ही वाला था कि उसने राघव के हाथ को अपने हाथ पर कसते हुए महसूस किया। क्रैक।
कियारा, हंगजो चिल्लाया क्योंकि उसका हाथ फिर से टूट गया और वह फर्श पर गिर गया। अह, मेरा हाथ। गियारा, उसकी नाक से बलगम बह रहा था क्योंकि उसे पहले से कहीं ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। चूंकि मैंने ये पहले ही शुरू कर दिया है, भले ही इसके परिणाम होंगे, मैं अंत तक हर पल का आनंद लूंगा। हंगजो, तुम्हारे पैर भी थोड़े मदद की तलाश में लग रहे हैं। चीखते हुए हंगजो को देखते हुए राघव का चेहरा मासूम था। हंगजो अपने हाथ को पकड़े रहा जैसे उसने राघव को देखा कि वह इसका क्या मतलब था, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से एक और चीख निकली। कियारा, राघव का दाहिना पैर हंगजो के बाएं पैर पर पड़ा जिससे वह एक और कोण में मुड़ गया। मुझे लगता है मेरा पैर फिसल गया। राघव इस दिन शाम को ही स्कूल से निकला। बाकी आधा दिन उसने अनुशासनात्मक समिति के कार्यालय में बिताया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राघव, तुम अपने सहपाठियों को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो? यह आत्मरक्षा थी। आत्मरक्षा तुम कहते हो? जब हमने उसे पाया तो उसकी सारी उंगलियां और अंग क्यों टूटे हुए थे? तुम्हें इसके लिए गंभीर रूप से दंडित किया जाना चाहिए। अगर तुम सबसे अच्छे मिडिल स्कूल छात्र के भाई नहीं होते तो तुम्हें निकाल दिया जाता। अब से तुम्हें हंगजो से 100 फीट के भीतर कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। तुम्हें पूरे स्कूल के सामने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगनी होगी। तुम्हें अपने दंड के हिस्से के रूप में अगले 2 महीनों तक खाना पकाने वाले लाउंज के स्कूल रसोई में काम करना होगा। साथ ही तुम्हें स्कूल को साफ रखने के लिए सफाई कर्मियों के साथ भी शामिल होना होगा। तुम्हारे दंड की अवधि के दौरान किसी से भी लड़ना निष्कासन से दंडनीय है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राघव ने 4 अनुशासनात्मक शिक्षकों के साथ हुई बातचीत को याद करके गुस्से में दांत पीसे। जब मुझ पर बार बार अत्याचार किया जा रहा था तो वे कहाँ थे? जब हंगजो ने मेरी उंगलियां तोड़ी, जब योहिको ने मुझे लगभग कुचल दिया, उस दुर्घटना का न्याय करने के लिए वे कहाँ थे? राघव इस समय बहुत गुस्से में था। जब उसे लगा कि वह आखिरकार इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद अपने खोल से बाहर आ सकता है, तो ये लोग उसे वापस इसमें धकेलने की कोशिश कर रहे थे। वे सब दुखी होने के लायक हैं। राघव को याद आया कि जब उसे कुछ शिक्षकों द्वारा कार्यालय में लाया गया जो बाद में कैंटीन पहुंचे, तो 4 अनुशासनात्मक शिक्षकों ने उससे बार बार पूछा कि उसने ये कैसे किया। उन्हें संदेह था कि उसने एक एनहांसमेंट ड्रग का उपयोग किया था, लेकिन एक बेकार मिश्रित रक्त को 3 मिश्रित रक्तों के समूह को हराने के लिए सक्षम करने वाले एनहांसमेंट ड्रग के बारे में सुना नहीं गया था, खासकर जब उनमें से एक सी ग्रेड और बाकी 2 डी ग्रेड थे। वे मुस्कुराते हुए पूछते रहे कि राघव को ये कहाँ से मिला। उन्हें लगा कि वह गलती से कुछ के कब्जे में आ गया है और ये देखना चाहते थे कि क्या वे उससे कुछ निकाल सकते हैं। ऐसे उत्पाद सस्ते नहीं थे और कम से कम 5 लाख का खर्च आएगा, इसलिए वे बेचना चाहते थे अगर उसने स्वीकार किया और उन्हें वस्तुएं सौंप दीं। दुर्भाग्य से राघव ने उन्हें बताया कि उसके पास ऐसी कोई दवा नहीं थी और वह प्रशिक्षण ले रहा था। ये सच था, लेकिन उन्हें लगा कि वह बकवास कर रहा है और उस पर फैसला सुनाया। भ्रष्टों का झुंड। राघव गाली देना चाहता था लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने उम्मीद की थी कि अपने गुस्से को बाहर निकालने के बाद परिणाम होंगे, फिर भी वह सजाओं से अविश्वसनीय रूप से परेशान था। ये केवल अभी के लिए है, मुझे बस थोड़ा और सहना होगा। वह उनके फैसलों को रोकने में शक्तिहीन था और अगर वह एमबीओ में शामिल होना चाहता था तो उसे अभी भी स्कूल से स्नातक होना था। एमबीओ में शामिल होने का उसका एक कारण ये था, वह हमेशा से ही मानवता का नायक बनना चाहता था। अब उसे ये संदेह होने लगा था कि क्या पृथ्वी एक नायक के लायक है, क्या वे संरक्षित होने के लायक भी हैं। फिर भी वह एमबीओ में शामिल होने की उसकी इच्छा को नहीं रोकेगा। जैसे ही राघव घर की ओर दौड़ रहा था, उसकी दृष्टि में एक नई सूचना सामने आई। मेजबान ने छिपी हुई खोज पूरी कर ली है। क्या? यह क्या है? राघव ने हिडन क्वेस्ट पूरी कर ली है। ये क्या है? राघव ने जैसे ही नोटिफिकेशन देखा, उसके कदम रुक गए। ओए, रास्ते से हट जा बच्चे। उसके अचानक रास्ते के बीच में रुकने से कुछ लोग असंतुष्ट होकर बोले। राघव बस एक तरफ हट गया और बैठने के लिए एक बेंच ढूंढ ली। ये बेंच उस अगले टेलीपोर्टेशन सर्कल से लगभग 100 मीटर दूर थी जहां से राघव को यात्रा करनी थी। वह बैठा हुआ नोटिफिकेशन को घूर रहा था। होस्ट ने हिडन क्वेस्ट पूरी कर ली है। हिडन क्वेस्ट का विवरण: 3 लोगों ने आपके प्रति दुर्भावना दिखाई है। उन्हें मारे, गंभीर चोटें पहुंचाएं। क्वेस्ट के इनाम: लेस दैन 1000 एक्सपी, ग्रेटर दैन। लेस दैन सभी स्टेटस में जोड़ 2 अतिरिक्त गुण बिंदु जोड़े गए, ग्रेटर दैन। लेस दैन जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लडलाइन अपग्रेड, ग्रेटर दैन। लेस दैन डैश का स्तर बढ़ा, ग्रेटर दैन। राघव ने हैरान होकर सिस्टम को देखा। तो उनसे निपटने से इतने सारे इनाम मिले, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। अगर उसे दोबारा ऐसा करने का मौका मिलता तो वह उन तीनों के लिए अनुभव को और भी बुरा बनाता, क्योंकि वह जानता था कि उसे सजा तो वैसे भी मिलनी थी। राघव ने अपनी मौजूदा स्टैट्स देखने के लिए सिस्टम इंटरफेस खोला। होस्ट के गुण: नाम राघव ओस्लो, स्तर 3, श्रेणी एक्सपी 1500 2000, एचपी 150/150, ऊर्जा 20/50, गुण
ताकत 15, धारणा 13, चुस्ती 12, गति 14, बहादुरी 7, बुद्धि 14, आकर्षण 0, गुण बिंदु 0। उसने अनुशासनात्मक समिति में अपने बहादुर होने की जांच की थी और मात्रा देखकर हैरान था। उस समय उसकी बहादुरी सीधे 5 तक पहुंच गई थी। यह अन्य स्टैट्स की तरह 1 से शुरू नहीं हुई थी। राघव को अपने शरीर में सुधार महसूस हो रहा था। उसे सिस्टम मिले लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे। उसके परिवर्तन की गति को देखकर उसे विश्वास हो गया था कि अगले 6 महीनों में वह ज़ुलू रैंक तक पहुंच जाएगा। राघव ने कौशल और क्षमताओं का पैनल देखने का फैसला किया। कौशल और क्षमताएं: डैश स्तर 2, पुनर्जीवन स्तर 1, मॉफ्ट स्तर 1, टॉक्सिन इम्यूनिटी स्तर 1, पुनर्सृजन स्तर 1, ब्लडलाइन अधिग्रहण स्तर 1। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए डैश पर टिक गईं, जिसके बाद उसके नीचे एक जानकारी सामने आई। डैश स्तर 2, 10 सेकंड के लिए वर्तमान गति को 25% तक बढ़ाने की क्षमता। इसका मतलब है कि डैश की शक्ति 25% बढ़ गई है, राघव ने गणना की। बिना डैश के उसकी वर्तमान गति उसे एक ही गति में 5 फीट तक यात्रा करने की क्षमता देती है। बिना डैश का उपयोग किए उसकी पूरी गति अभी अतीत में पृथ्वी के सबसे तेज आदमी के बराबर है। वास्तव में वह उससे थोड़ा तेज था। अगर वह अब डैश का उपयोग करने का फैसला करता तो उसकी गति में 25 अंक जुड़ जाते। राघव को इसके बारे में सोचकर ही उत्साह महसूस हुआ, लेकिन वह अभी इसका उपयोग नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी ऊर्जा कम थी। पहले डैश का उपयोग करने में 20 ऊर्जा अंक खर्च हुए थे। उसे यकीन था कि अब जब डैश का स्तर बढ़ गया है तो खपत दर भी बढ़ गई होगी। राघव ने अपने ब्लडलाइन अपग्रेड की जांच करने के लिए ब्लडलाइन पैनल खोलने का फैसला किया। ब्लडलाइन लेस देन जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लडलाइन ग्रेटर दैन, ग्रेड F लेस देन ब्लडलाइन से जुड़ी क्षमताएं, मॉफ ग्रेटर दैन। राघव मुस्कुराया क्योंकि उसने देखा कि जो ग्रेड पहले 0 था वह अब F में बदल गया था। इसका मतलब है कि मेरा ब्लडलाइन ग्रेड बढ़ता रह सकता है। राघव को पहले ये संदेह था, लेकिन अब जब वह इसे अपनी आंखों से देख रहा था तो उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था। पिछले हफ्ते जब उसने ब्लडलाइन श्रेणी की जांच की थी तो उसने देखा था जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ब्लडलाइन। नाम ने उसे भ्रमित कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद वह समझ गया कि यह उसके वर्तमान बेकार ब्लडलाइन का नाम था। ये नाम कुछ ऐसा था जिसका सामना उसने अपने ब्लडलाइन के बारे में पढ़ने के वर्षों में पहले कभी नहीं किया था। यह न केवल अज्ञात था, बल्कि सिस्टम मिलने से पहले इसे F ग्रेड से भी नीचे माना जाता था। जब उसने पहले इसकी जांच की थी तो यह 0 था, लेकिन अब यह F ग्रेड था। राघव ने सोचा कि इस अपग्रेड ने उसके भीतर क्या सुधार किया है, लेकिन उसे कोई अंतर नजर नहीं आया। थोड़ी देर जांच करने के बाद उसने अपने कंधे उचकाए। शायद मुझे यह अभी तक नहीं दिखेगा, उसने सोचा। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं एक ब्लडलाइन चुराऊंगा तो क्या मैं इस सिस्टम के साथ इसे भी अपग्रेड कर पाऊंगा। राघव ने जोर से सोचा। इस नई शक्ति के बारे में उसके मन में जो ढेर सारे सवाल थे उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसे विश्वास था कि समय के साथ वह धीरे धीरे समझेगा कि चीजें कैसे काम करती हैं। राघव ने इस समय घर जाने का फैसला किया ताकि वह अपना रोज का काम पूरा कर सके। वह भाग्यशाली था कि उसे फिर से घर पर कोई नहीं मिला, लेकिन इस बार वह सोचने लगा कि एंड्रिक और उसकी मां देर से क्यों आ रहे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने इस पर ज्यादा ध्यान न देने का फैसला किया और सोफे को उठाना शुरू कर दिया। इस बार राघव पूरे सोफे को एक साथ उठा सका। 2 सीटर उसके बाएं हाथ में और 3 सीटर उसके दाहिने हाथ में था। हम उसे उठाते हुए उसके चेहरे पर कोई परेशानी का निशान नहीं था। ये लगभग स्वाभाविक लग रहा था और उसे सोफे हल्के महसूस हो रहे थे। कुछ मिनटों तक उन्हें ऊपर और नीचे उठाने के बाद उसके दिमाग में एक नोटिफिकेशन आया। दैनिक कार्य पूरा हुआ, 3/3 कुल 1750 किलोग्राम का वजन उठाएं। राघव ने हमेशा की तरह गुण बिंदुओं को समान रूप से वितरित किया। उसने अपने स्कूल की वर्दी उतारकर एक तंग भूरी बनियान और हरे रंग के छोटे बॉक्सर पहन लिए। जब वह अपने टब में बैठा तो उसने अपनी पैंट की जेब से एक छोटा बटन निकाला। बटन नीला था। ये कपड़ों, खासकर टी शर्ट के लिए एक नियमित बटन जैसा दिखता था, लेकिन जब राघव ने सतह पर 2 बार टैप किया तो इससे 2 फीट लंबा प्रोजेक्शन निकला। इसने मुझे सजा से ज्यादा इनाम दिए हैं, उसने अपनी आंखों में चमक के साथ प्रोजेक्शन को घूरते हुए कहा। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना पैसा कभी नहीं देखा, राघव ने उत्साह में कहा। ओह रुको, मैंने वास्तव में कभी पैसे पकड़े ही नहीं हैं, उसने अपनी ठुड्डी पकड़ते हुए कहा। प्रोजेक्शन पर हरे और सफ़ेद नोटों का एक बंडल, एक अजीब चौकोर आकार का चांदी जैसा बोर्ड और एक त्रिकोणीय आकार का दर्पण जैसा उपकरण था। राघव ने प्रोजेक्शन के भीतर प्रदर्शित हरे नोटों के बंडल पर टैप किया और कुछ जादुई हुआ। जिंग! नोटों का बंडल उसके टब में भौतिक रूप में प्रकट हुआ। राघव ने अपना हाथ बढ़ाया और एक बंडल उठाया। ये बटन एक तकनीकी स्टोरेज डिवाइस था जो स्कूल के हर वीआईपी छात्र के पास उपलब्ध था। यह आसान आवाजाही और परिवहन के लिए चीज़ों को अपने अंदर रख सकता था। राघव के पास खुद का नहीं था, लेकिन उसके भाई के पास था।
छात्र को ये देने से पहले स्कूल अतिरिक्त शुल्क लेता था। उसके माता पिता ने सोचा कि उसे एक मिलना बेकार है, इसलिए उन्होंने वीआईपी के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया। यह विशेष बटन जो वह पकड़े हुए था हंगजो का था। उसने हंगजो के सभी अंगों को तोड़ने के बाद उससे ले लिया था। एक अरबपति के बेटे से, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसके अंदर बहुत सारा पैसा था। तो पैसा ऐसा महसूस होता है। राघव ने अपने हाथों में नोटों को बार बार रगड़ा। उसने उन्हें विभिन्न कोनों से गूंथा, निचोड़ा और मोड़ा। अगर नोटों का बंडल एक महिला होती तो वह चिल्लाती, उत्पीड़न। थोड़ी देर बाद राघव रुक गया। इसमें वास्तव में कुछ भी खास नहीं है। शक्ति के अलावा ये भी दुनिया को नियंत्रित करता है, फिर भी यह सिर्फ एक साधारण कागज का टुकड़ा है। राघव को यह समझने में मुश्किल हो रही थी। उसने इसे अपने दिमाग के पीछे रखने का फैसला किया। खैर, यह अभी भी बहुत उपयोगी है। मैं इसे अपने दोपहर के भोजन और उन कई सालों की बदमाशी को नष्ट करने के मुआवजे के रूप में स्वीकार करूंगा, राघव ने कहा, जैसे ही उसने पैसा उठाया और उन्हें वापस प्रोजेक्शन में डाल दिया। जब पैसा प्रोजेक्शन के संपर्क में आया तो वह अंदर चला गया। राघव ने आह भरी, क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि सज़ा के कारण अगले 2 महीने कैसे होंगे, लेकिन अगले ही सेकंड में उसने इसे हल्के में लिया। क्या ये साफ सफाई और खाना बनाना नहीं है? मैं सीख जाऊंगा। राघव को विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो, वह ठीक से गुजर जाएगा। उसने चिंता करना बंद करने और सोने जाने का फैसला किया। एक अंधेरे अध्ययन कक्ष में कॉम 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 एक पुरुष के जूते की एड़ी के फर्श से टकराने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। एक नीले व्यवसाय सूट में एक आदमी उन बड़ी अलमारियों के बीच चल रहा था जो किताबों से भरी हुई थीं। अध्ययन कक्ष का गलियारा 500 फीट से अधिक लंबा था। दोनों तरफ रखी अलमारियों की संख्या 50 से अधिक थी और वे बहुत लंबी थीं। अध्ययन कक्ष के सामने एक और आदमी एक पढ़ने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ देखा जा सकता था। उस आदमी के बाल चांदी के रंग के कांटेदार थे और उसके जबड़े के नीचे एक लंबा नुकीला काला सींग था। पढ़ने वाली कुर्सी के सामने एक अध्ययन मेज थी और उसके ऊपर एक किताब खुली हुई थी। पृष्ठ पलटने की आवाज़ सुनाई दी क्योंकि आदमी ने अपनी उंगली से बड़ी किताब के नीचे के हिस्से को छुआ। यंग, तुम मेरी पढ़ाई में बाधा क्यों डाल रहे हो? उस आदमी ने एक बूढ़े लेकिन शक्तिशाली लहजे में कहा। पिताजी, आपने उस एजेंट को क्यों वापस ले लिया जिसे मैंने उस मामले की जांच के लिए भेजा था? नीले व्यवसाय सूट में आदमी रुक गया और उस आदमी के कई फीट पीछे खड़ा होकर सवाल किया जिसके बाल चांदी के कांटेदार थे। क्या तुम इसीलिए यहाँ आए हो? यंग नाम के एक व्यक्ति ने अपने पिता से उस एजेंट के बारे में पूछा जिसे उसके पिता ने एक मामले की जांच के लिए भेजा था। वह अपने पिता के पीछे खड़ा हो गया, जो अपनी पीठ उसकी तरफ करके खड़ा था, और सवाल किया, पिताजी, आपने उस एजेंट को वापस क्यों बुला लिया जिसे मैंने उस मामले की जांच के लिए भेजा था? नीले रंग के सूट में उस आदमी को देखकर, जो कुछ कदम पीछे खड़ा था, चांदी जैसे नुकीले बालों वाला आदमी रुका और बोला, क्या तुम इसीलिए यहाँ आए हो? पिताजी, मेरा मन कहता है कि हमने कुछ तो गड़बड़ी की है, यंग ने कहा। तुम सिर्फ इसलिए यहाँ आए हो क्योंकि तुम्हारा मन ऐसा कहता है और मेरी पढ़ाई में दखल दे रहे हो? उसके पिता ने धमकी भरे स्वर में सवाल किया। पिताजी, यंग अपना वाक्य पूरा करता, इससे पहले ही उसके पिता ने उसे बीच में रोक दिया। तुम जानते हो मेरा मन क्या कहता है? मेरा मन कहता है कि तुम्हें ये बेकार की सोच छोड़ देनी चाहिए और कोई उत्पादक काम करना चाहिए। यंग जवाब देना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने अपनी बात जारी रखी। मेरा मन ये भी कहता है कि तुम्हें मेरे कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए। तुम बहुत देर से यहाँ हो। ये कहने के बाद वह अपनी किताब पढ़ने लगे। यंग असंतोष के भाव के साथ उनके पीछे खड़ा रहा, लेकिन वह अपने पिता को अच्छी तरह से जानता था। जब उनके पिता इस तरह बोलते थे तो इसका मतलब था कि बातचीत खत्म हो गई थी और बहस की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मैं अब चलता हूँ, पिताजी। वह थोड़ा झुका और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा। उसके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज़ थी। यंग कमरे से बाहर निकला और एक जगमगाते गलियारे में पहुंचा। दीवारों पर शानदार डिज़ाइन थे और उन पर पेंटिंग टंगी हुई थी। वह बाईं ओर मुड़कर आगे बढ़ा। एक काले रंग की पोशाक में एक लंबा और गठीला आदमी दूसरी तरफ से आ रहा था। उस आदमी को देखकर यंग वहीं रुक गया। उस आदमी का आधा चेहरा हरे रंग के नकाब से ढका हुआ था। जब वह यंग के पास पहुंचा तो उसने झुककर अभिवादन किया। युवा मालिक यंग, मैं रिपोर्ट लाया हूं, आदमी ने कर्कश लेकिन थोड़ी गहरी आवाज में कहा। मैं सुन रहा हूं, यंग ने उसे आगे बोलने की अनुमति दी। उस पर्वतमाला के आसपास के सभी लोगों की जांच और पूछताछ की गई है। उनमें से कोई भी नहीं जानता कि पहाड़ के साथ क्या हुआ है, हरे नकाब वाले आदमी ने जवाब दिया। एक भी व्यक्ति नहीं, यंग ने पूछा। जिन्होंने इसे देखा उन्होंने कहा कि एक तारा पहाड़ पर उतरा और बस यही हुआ। हमने इसकी पुष्टि करने के लिए ब्रेन ट्विक डिवाइस का इस्तेमाल किया, हरे नकाब वाले आदमी ने दोबारा जवाब दिया। तो ऊर्जा का बढ़ना सिर्फ गलत समझा गया। ऐसा कैसे संभव है जबकि इसकी रेटिंग उसी के समान थी? बोलते बोलते यंग को अचानक कुछ याद आया।
क्या एक छात्र नहीं था जिसे तुमने अपने हाथों से जाने दिया? यंग ने घूरते हुए पूछा। हाँ, लेकिन वह सिर्फ एक बच्चा था, इसलिए मुझे लगता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, हरे नकाब वाले आदमी ने जवाब दिया। महत्वपूर्ण नहीं, ये वह बहाना है जिसे तुम जैसे अक्षम मूर्ख किसी काम में नाकाम होने के बाद बनाते हो, यंग ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा। हरे नकाब वाला आदमी उसकी अचानक की गई टिप्पणी से हैरान था और माफ़ी मांगने लगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, युवा मालिक यंग। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। यंग शांत हुआ और गार्ड की ओर देखा। बेशक जैसा कि तुमने कहा है वह बच्चा है, लेकिन मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता। उसे ढूंढो और जांच के लिए उसे यहाँ लाओ, यंग ने आदेश दिया। जैसी आपकी आज्ञा, युवा मालिक। सुबह 5 बजे अगली सुबह राघव नींद से जगा तो उसे अपनी आंखों के सामने एक नया नोटिफिकेशन दिखाई दिया। एक नया कार्य सौंपा गया है। राघव ने अपनी नींद भरी आंखों को रगड़ा और कार्य के विवरण को देखा। उसकी आंखें हैरान थीं क्योंकि उसने सूचना और उससे जुड़ी हुई प्राप्तियों की जांच की। कुछ सेकंड बाद उसने अपने कंधे उचकाए। मुझे आश्चर्य है कि वह मुझसे ऐसा क्यों करवाना चाहता है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि प्राप्तियां भरपूर हैं। पूरी तरह से जांच करने के बाद राघव खड़ा हुआ और स्कूल की तैयारी करने लगा। कुछ ही मिनटों में वह तैयार हो गया। इस समय आसमान में अभी भी अंधेरा था। राघव घर से निकलने वाला पहला व्यक्ति था क्योंकि अभी सुबह के 5 बजे से ज्यादा का समय हो गया था। इसका कारण ये था कि उसकी सज़ा आज से शुरू होने वाली थी। हालांकि अभी भी सुबह का समय था, फिर भी सड़कों और फुटपाथों पर लोग आ जा रहे थे। सड़कें और गलियां पूरी तरह से रोशन थीं, इसलिए अंधेरे में भी चारों ओर जाना कोई मुश्किल काम नहीं था। जब से राघव घर से निकला था उसने अपनी त्वचा का रंग गहरा कर लिया था। वह सड़कों पर तेजी से दौड़ा जिससे उसकी यूनिफॉर्म फड़फड़ाने लगी और हवा के कारण उसका कुछ हिस्सा सूज गया। राघव एक छोटी सी दुकान के सामने रुका। यह दुकान मूल रूप से एक बेकरी की दुकान थी, लेकिन अभी तक नहीं खुली थी। राघव ने बंगला नुमा दुकान को देखते हुए आह भरी। दुकान एक बड़े गुलाबी केक के आकार में नीले और हरे रंग की धारियों के साथ बनी थी। जब भी राघव स्कूल जा रहा होता या घर लौट रहा होता, वह इस दुकान के पास से गुजरता और पके हुए खाने की सुगंध उसकी नाक में आती, जिससे उसके मुंह में पानी आ जाता। राघव हमेशा यहाँ आना और उनके बने हुए सामानों में से एक को आजमाना चाहता था, लेकिन उसके पास कभी एक भी पैसा नहीं था। अब जब मेरे पास थोड़े पैसे हैं तो भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, राघव ने उदास लहजे में कहा। उसे अब से सज़ा के कारण घर से स्कूल जल्दी जाना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि वह दुकान को खुला नहीं पाएगा। उसे ये भी नहीं पता था कि वह स्कूल से किस समय निकलेगा। राघव मुड़ा और स्कूल वापस जाने लगा। कुछ ही मिनटों में वह स्कूल पहुंचा। इस समय स्कूल एक खाली मैदान था। किसी को भी अंदर या बाहर आते जाते नहीं देखा जा सकता था। राघव गेट की ओर बढ़ा, जो बंद था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, ऊपर से एक लाल किरण निकली और उसे सिर से पैर तक स्कैन किया। कुछ सेकंड के बाद रोशनी हरी हो गई और गेट अपने आप खुल गया। राघव अंदर गया और अनुशासनात्मक समिति के कार्यालय की ओर दौड़ने लगा। अपनी यात्रा के दौरान राघव ने अपने चारों ओर के शानदार माहौल की सराहना करने के लिए समय निकाला। वह एक बड़े फुटबॉल मैदान से गुजरा। उसने कुछ देर रुककर उसकी सुंदरता की तारीफ की और फिर आगे बढ़ा। बास्केटबॉल मैदान, वॉलीबॉल आदि अकेलन अकेडमी में लगभग सब कुछ था, लेकिन राघव को कभी भी उनमें से किसी एक में जाने का अवसर नहीं मिला। अनुशासनात्मक समिति के कार्यालय पहुंचने से पहले वह जिस जगह से गुजरा वह एक बड़ा हॉल था। ये बड़ा हॉल 3 फुटबॉल मैदानों को मिलाकर भी छोटा नहीं था। राघव ने इस जगह को पहचान लिया। ये वह जगह थी जहां वह हमेशा जाना चाहता था। ये वह हॉल था जहां मिश्रित रक्त वाले लोगों को स्कूल के भीतर प्रशिक्षण मिलता था। मिश्रित रक्त प्रशिक्षण हॉल। मिश्रित रक्त वाले लोगों की अपनी तरह की अतिरिक्त गतिविधियां थीं और यहाँ प्रशिक्षण के लिए आना उसका एक हिस्सा था, लेकिन राघव कभी यहाँ नहीं आ पाया था। चूंकि उसके माता पिता ने उसके लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया था, इसलिए उसे इस जगह और कई अन्य जगहों तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई थी। चूंकि वह स्कूल के केवल एक हिस्से से होकर गया था, इसलिए वह अन्य संरचनाओं से होकर नहीं गुजरा जहां मिश्रित रक्त वाले लोगों की पहुंच थी, जैसे कि द्वंद्व मैदान और तकनीक पुस्तकालय। कुछ और मिनटों के बाद राघव अनुशासनात्मक समिति के कार्यालय पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक शिक्षक से हुई जिसने उसे बताया कि उसकी सज़ा कैसे होगी। उसकी जांच करने और शिक्षक के ठंडे निर्देश और घूरने के बाद राघव स्कूल के दक्षिण पश्चिम में स्थित स्कूल की रसोई की ओर बढ़ गया। कुछ ही मिनटों में वह वहां पहुंच गया। तुम आ गए। मुझे उम्मीद है कि तुम उन हाथों से काम करने के लिए तैयार हो। एक छोटा कठोर आदमी जिसने एप्रन और एक सफ़ेद टोपी पहनी हुई थी पतली आवाज में बोला। यह आदमी इस रसोई का मुख्य रसोइया था और राघव को उसके साथ काम करने के लिए सौंपा गया था। रसोई में प्रवेश करते ही, जो कि बहुत बड़ा था, राघव कई रसोइयों को देख सकता था। ये पहली बार था जब वह रसोई में प्रवेश कर रहा था। वह शायद ही कभी घर में भी प्रवेश करता था, इसलिए उसके लिए बड़ी आग, खाना पकने की खुशबू आदि को देखना एक नया अनुभव था।
सब कुछ उसके लिए नया था। राघव ने एक घूंट निगला। क्या इसका मतलब है कि अब मुझे बहुत सारे खाने तक पहुंच मिल सकती है? मुख्य रसोइया, जिसे सभी बॉस डेंजो कहते थे, उसने उसे शुरू से ही आसान काम दिए। उसे आग पर एक केतली रखने के लिए कहा। बॉस डेंजो से कहा गया था कि वह ये सुनिश्चित करे कि राघव भयंकर काम करे, लेकिन बॉस डेंजो की सोच थी, तुम सब मेरी रसोई बर्बाद करना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपने पहले दिन के दौरान राघव को केवल छोटे मोटे काम दिए गए। सामान उतारना, एक या दूसरे काम के लिए ज़रूरी कुछ भारी उपकरण उठाना, पानी उबालना आदि। बॉस डेंजो ने उसे इन कामों को करते हुए देखा जैसे जैसे दिन बीतते गए। समय बीतने के साथ वह राघव के काम को बढ़ाएगा और उसे कुछ आसान खाना पकाने की तकनीक सिखाना शुरू कर देगा। लेस देन मालिक ने खाना पकाने का कौशल सीख लिया है। पानी उबालना ग्रेटर दैन। लेस देन मालिक ने खाना पकाने का कौशल सीख लिया है। प्याज काटना ग्रेटर दैन। लेस देन मालिक ने खाना पकाने का कौशल सीख लिया है। तेल उबालना ग्रेटर दैन। लेस देन मालिक ने खाना पकाने का कौशल सीख लिया है। तले हुए अचार वाले अंडे ग्रेटर दैन। शुरू में जब राघव ने यह सब शुरू किया तो उसकी नज़र में यह अपमानजनक नोटिफिकेशन आ जाते थे। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी कौशल जो वह मैन्युअल रूप से सीखता था, उसे उसके कौशल और क्षमताओं में जोड़ा जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बॉस डेंजो ने देखा कि राघव में खाना पकाने की क्षमता थी और उसे सिखाना शुरू कर दिया। आटे को इस तरह घुमाओ, तेल मिलाओ, धीरे धीरे हिलाओ, मूर्ख आग बुझाओ, क्या तुम मेरी रसोई जलाना चाहते हो? पलक झपकते ही और 5 दिन बीत गए। इस दौरान राघव की गतिविधियां सुबह सुबह स्कूल की रसोई में काम करना और स्कूल के समय के बाद स्कूल की सफाई करना थीं। सफाई ज़्यादा काम नहीं था क्योंकि ऐसे तकनीकी मशीन और उपकरण थे जिन्होंने इसे बहुत आसान बना दिया था। एकमात्र चुनौती ये थी कि स्कूल बहुत बड़ा था और राघव को साफ करने के लिए बड़े हिस्से दिए गए थे। जिन जगहों को उसे साफ करने के लिए कहा गया था वे हमेशा एक दूसरे से बहुत दूर होती थीं, इसलिए उसे पूरे स्कूल परिसर में घूमना पड़ता था ताकि वह उन्हें पूरा कर सके और साथ ही सफाई के उपकरण भी ले जा सके। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि वे उसे उसके दैनिक कार्यों को आसानी से पूरा करने का अवसर दे रहे थे, जिसकी कठिनाई पिछले कुछ दिनों में बढ़ गई थी। स्कूल की रसोई में कुछ घंटे बिताने के बाद वह कक्षा में जाता था। राघव को हंगजो से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उस दिन के बाद से हंगजो स्कूल में नहीं आया था। राघव जहां भी जाता, कुछ छात्र उसे डर से घूरते थे जबकि कुछ उसे घृणा से देखते थे। कैफेटेरिया की घटना पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। उन्होंने इस घटना को सही ठहराया था कि राघव ने उन तीनों से लड़ने के लिए ब्लडलाइन बढ़ाने वाली दवा का इस्तेमाल किया था। राघव अब पहले से कहीं ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। वे रोज़ उसके बारे में बात करते थे लेकिन कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। वे सब डरते थे कि उसके पास अभी भी उन दवाओं में से ज़्यादा हैं और वे हंगजो की तरह हारना नहीं चाहते थे। राघव और मिस एमी का आमना सामना। स्कूल के समय के बाद राघव अध्यापकों के ब्लॉक सी की ओर जा रहा था ताकि उनके दफ्तरों को साफ कर सके। उसके हाथ में एक आयताकार तकनीकी उपकरण था। वह काले रंग का था और उसके दोनों तरफ 2 गोल छेद थे। यह एक सफाई करने वाली मशीन थी। इसका वजन लगभग 220 किलोग्राम था। आमतौर पर इस मशीन में आसान आवाजाही के लिए पहिए लगे होते थे, लेकिन राघव को जो मशीन दी गई थी उसके पहिए जानबूझकर स्कूल के हेड क्लीनर ने निकाल दिए थे। उन्हें उम्मीद थी कि इसे उठाने में राघव को मुश्किल होगी, लेकिन जब राघव ने इसे आसानी से उठा लिया तो वे निराश हो गए। राघव इस समय इसे अपने दाहिने हाथ से पकड़े हुए था और यह उसकी दाहिनी तरफ रखी हुई थी। लगभग 10 मिनट तक चलने और कई ब्लॉकों से गुजरने के बाद राघव आखिरकार अध्यापकों के ब्लॉक सी में पहुंचा। यह एक 2 मंजिला आलीशान दिखने वाली शैक्षणिक इमारत थी। ये क्रीम रंग से पुती हुई थी और इस पर तरह तरह के डिज़ाइन बने हुए थे। इस समय अध्यापक पहले से ही अपने अपने घर जा रहे थे, जिससे राघव के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में जाकर सफाई करना आसान हो गया था। ये पहली बार था जब राघव को ब्लॉक सी में स्थित अध्यापकों के दफ्तरों को साफ करने का काम सौंपा गया था। राघव को इनमें से ज़्यादातर दफ्तरों को साफ करना आसान लगा क्योंकि वे ज़्यादातर समय साफ सुथरे रहते थे। उसने नीचे से शुरुआत की, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में जा रहा था। जब वह किसी दफ्तर में घुसता तो वह मशीन को ज़मीन पर रखता और उसके नीचे लगे एक बटन को दबाता। जून वातावरण को प्रदूषण के लिए स्कैन कर रहा है। एक रोबोट जैसी आवाज़ सुनाई देती और कुछ ही सेकंड में फिर से सुनाई देती। प्रदूषण मिला। सफाई शुरू हो रही है। मशीन से एक एक्वा रंग की रोशनी निकलती जो पूरे दफ्तर में भर जाती। छोटे से छोटे कण से लेकर हर तरह की गंदगी उस रोशनी से जलकर खत्म हो जाती। इस समय शाम के लगभग 5 बज चुके थे और राघव यहां आने से पहले ही लगभग 3 और इमारतें साफ कर चुका था। यह आखिरी इमारत थी जिसे उसे उस दिन साफ करना था। लगभग 30 मिनट बाद राघव इस ब्लॉक के लगभग हर दफ्तर की सफाई कर चुका था। वह इस समय पहली मंजिल पर एक गलियारे से होते हुए अंत में स्थित दफ्तर की ओर जा रहा था। कुछ ही सेकंड में वह दरवाजे पर पहुंचा और ऊपर देखा।
ऊपर कोने में एक आयताकार टैग था जिस पर उस अध्यापक का नाम लिखा था जिसका वह दफ्तर था। यह मिस एमी का दफ्तर है। राघव ने दरवाजे के ऊपर लगे टैग पर नाम देखा। राघव ने एक छोटा धातु का चौकोर टुकड़ा निकाला और उसे दरवाजे के सामने रखा। कचूम, जैसे ही राघव ने दरवाज़ा खोला और अंदर गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ओह जो उसकी आंखों के सामने आया वह एक सुंदर महिला थी जिसके लंबे भूरे बाल थे और वह एक भूरे चमड़े के सोफे के सामने खड़ी थी। उसने इस समय टाइट फिटेड स्काई ब्लू जीन्स पहनी हुई थी और एक सफ़ेद टी शर्ट पहनने की कोशिश कर रही थी। राघव की चौंकने वाली प्रतिक्रिया का कारण यह था कि सामने खड़ी महिला का आधा शरीर खुला हुआ था। उसकी नाभि के साथ साथ उसका चिकना और सपाट पेट भी दिखाई दे रहा था। राघव उसकी हरी लेस वाली ब्रा को भी देख सकता था जो कपों को अच्छी तरह से नहीं छिपा पा रही थी। वह महिला जो जाहिर तौर पर उसके आने से पहले दूसरे कपड़े बदल रही थी, रुकी और उसे घूरने लगी। मिस एमी, राघव ने तेजी से पलटकर और हाथ में पकड़े हुए उपकरण को गिराकर दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। क्रैश, हफ हफ हफ, मैं गया। राघव सीढ़ियों की ओर भागने लगा। टैप टैप टैप, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे शरीर को झांकने के बाद ऐसे ही भाग सकते हो? राघव ने मिस एमी की ठंडी आवाज़ अपने पीछे से सुनी। राघव की गति इस समय सबसे तेज एथलीटों से भी तेज थी, फिर भी मिस एमी ने उसे तुरंत पकड़ लिया। राघव ने महसूस किया कि एक हाथ उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से अपने शरीर को बाईं ओर मोड़ा, हाथ से बाल बचा, लेकिन इससे पहले कि वह और आगे बढ़ पाता, वही हाथ अचानक तेजी से दाईं ओर मुड़ा। राघव तेज था लेकिन वह इससे बचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था और इससे पहले कि वह सक्रिय कर पाता, उस हाथ ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। राघव एक छोटे चूजे की तरह था जो पकड़े जाने पर कुछ भी करने में असमर्थ था। तारांकन कुछ क्षण बाद मिस एमी के दफ्तर के अंदर राघव सोफे के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था, जबकि मिस एमी उस पर टांगें पार करके बैठी हुई थीं। तो तुम मेरे दफ्तर को साफ करने आए और दरवाजे को खोलने से पहले खटखटाने की भी जहमत नहीं उठाए? मिस एमी ने एक क्रूर नज़र से कहा। मिस एमी, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। बाकी अध्यापक स्कूल से जा चुके थे, मुझे नहीं पता था कि आप अभी भी यहाँ होंगी। राघव ने बिना किसी हड़बड़ी के समझाया। अब जब वह शांत हो गया था तो उसे लगा कि भागना शायद थोड़ा ज्यादा था। उसे लगा कि उसे पहले उनसे ही बात कर लेनी चाहिए थी क्योंकि मिस एमी स्कूल के ज्यादातर कर्मचारियों की तरह गैर वाजिब नहीं थीं। तो तुम्हें बताया नहीं गया? मिस एमी ने एक तीखी घूरती नज़र से पूछा। बताया? क्या बताया, मिस एमी? राघव ने भ्रम की स्पष्ट नज़र से पूछा। मिस एमी ने राघव के भाव को एक सीधी नज़र से देखा। मैं अपने दफ्तर की सफाई खुद ही करती हूँ, मिस एमी ने कहा। राघव आखिरकार समझ गया कि जब हेड क्लीनर ने उसे ब्लॉक सी को साफ करने के लिए कहा था तो वह क्यों मुस्कुरा रहा था। मुझे नहीं बताया गया, राघव ने ईमानदारी से जवाब दिया, जबकि उसके दिल में गुस्सा उमड़ रहा था। उस बूढ़े आदमी ने मुझे फंसाया। राघव के भाव को पढ़ने और यह महसूस करने के बाद कि वह सच कह रहा था, मिस एमी की निगाह थोड़ी नर्म हो गई। फिर भी ये सिर्फ अंदर आने का कोई कारण नहीं है। अगली बार खटखटाना सीखो, मिस एमी ने कहा। हाँ, मैं एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ, राघव ने कहा। मूल रूप से वह बस उत्साहित था क्योंकि यह उस दिन उसे साफ करने के लिए आखिरी जगह थी, इसीलिए वह खटखटाना भूल गया था। अब तुम जा सकते हो, मिस एमी ने उसे जाने देने का फैसला किया। राघव खड़ा हुआ और थोड़ा झुककर दरवाजे की ओर बढ़ा। मिस एमी उसे एक विचारात्मक नज़र से जाते हुए देख रही थीं। इसका व्यवहार बदल गया है, वह राघव की हरकत को ध्यान से देख रही थीं। उन्होंने देखा कि उसकी बोलने, चलने और यहाँ तक कि उसकी बाहरी दिखावट का तरीका भी पहले से अलग था। इस बच्चे के साथ कुछ हो रहा है, मिस एमी ने उसे ठीक से जांचने के बाद नोट किया। राघव ने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। जैसे ही वह उसे बंद करना चाहता था, मिस एमी ने उसे आवाज़ दी। राघव यहाँ आओ। राघव ने उनकी आवाज़ सुनी और वापस अंदर गया। क्या बात है, मिस एमी? उसने हल्के से हैरान होकर पूछा। ये किताब मेरे लिए लाइब्रेरी में लौटा दो। उन्होंने अपने बगल में रखी एक लाल कवर वाली किताब उठाई और उसे राघव की ओर फेंका जो अभी भी दरवाजे पर खड़ा था। फ्री। किताब हवा में तेज गति से राघव के चेहरे की ओर बढ़ी। ग्रैब। राघव ने किताब को पकड़ा जब वह उसके चेहरे से 3 इंच दूर थी। ठीक है, राघव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बाहर चला गया। क्लिक। दरवाज़ा बंद हो गया और राघव की आकृति अब दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मिस एमी अभी भी दरवाजे को घूर रही थी। उस बच्चे के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वह मुस्कुराया भी। मिस एमी ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो पहले मौजूद नहीं थीं। तारांकन। राघव ने वह उपकरण उठाया जिसे उसने मिस एमी के दफ्तर के बाहर गिरा दिया था और उसके नीचे लगे बटन को दबाया। जून। वातावरण को प्रदूषण के लिए स्कैन कर रहा है। रोबोट जैसी आवाज़ फिर से सुनाई दी। राघव ने यह देखकर राहत की सांस ली कि मशीन अभी भी काम कर रही थी और उसे बंद करने के लिए फिर से बटन दबाया। सदमे के कारण उसने उसे पहले गिरा दिया था।
जबकि मिस एमी उसे पहले डांट रही थी, उसका दिमाग मशीन पर था। उम्मीद कर रहा था कि इसमें किसी तरह की खराबी नहीं आएगी ताकि उसे स्कूल के लिए नई सफाई मशीन खरीदने पर अपने चुराए हुए मुआवजे के पैसे खर्च न करने पड़ें। उसने लाल कवर वाली किताब को अपने बाएं हाथ में पकड़ा और इमारत से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा। चलते चलते उसके चेहरे पर एक हल्की सी सिकुड़न आ गई। मिस एमी मेरा इम्तिहान ले रही थी, राघव ने धीमी आवाज में कहा। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने तब महसूस किया जब उन्होंने किताब उसकी ओर फेंकी। जिस गति से उन्होंने इसे फेंका था वह किसी भी पूर्ण विकसित आदमी को छूने पर बेहोश करने के लिए पर्याप्त थी। अगर यह राघव का पहले वाला मैं होता तो वह बेहोश हो जाता, क्योंकि उसकी आंखें भी किताब की गति का पीछा नहीं कर पातीं। उसका सिर लगभग उसकी गर्दन से उखड़ जाता। मुझे उनसे बचना होगा, राघव इस निष्कर्ष पर पहुंचा। राघव ने उस व्यक्ति के बारे में सोचा जो सिस्टम के बारे में पता लगाता है और यह उसे उन भयावहताओं की कल्पना करने से डराता है जो उस पर पड़ेंगी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक काय की तरह छिपने वाला था और ये दिखावा करने वाला था कि उसके पास ताकत नहीं है, लेकिन उसने तब तक सावधानी से चलने की योजना बनाई जब तक कि वह अंततः प्रशिक्षण शिविर में नहीं पहुंच जाता। राघव क्लीनर्स लाउंज की ओर उपकरण गिराने के लिए गया, उसके बाद लाइब्रेरी डी की ओर गया। राघव ने किताब को ऊपर उठाया और कवर को घूरा। वर्ष 2076 का इतिहास। राघव ने आंखें सिकोड़ ली जब उसने नाम देखा। क्या ये वही साल नहीं है जब स्लरकोव के धरती पर उतरने की बात कही गई थी? राघव ने आंखें सिकोड़ते हुए इतिहास 2076 नाम देखा। क्या ये वही साल नहीं है जब स्लाकोव को पृथ्वी पर उतरने के लिए कहा गया था? राघव ने एक जिज्ञासु नज़र से पूछा। उसने लाइब्रेरी डी कहा। राघव की आंखें एक एहसास के रूप में चौड़ी हो गईं। वह लाइब्रेरी केवल वीआईपी मिक्सब्लिट्स के लिए सुलभ है। राघव ने सड़क के किनारे एक पेड़ पाया और उसके नीचे बैठ गया। उसने अपने हाथों में किताब को फिर से देखा। इसलिए मैंने इसे कभी नहीं देखा। राघव ने किताब को एक तरफ मोड़ते हुए उसके हर हिस्से की जांच की। राघव ने उन पुस्तकालयों का दौरा किया था जो सामान्य छात्रों के लिए सुलभ थे और बहुत सारी किताबें भी पढ़ीं, लेकिन उन्होंने एक बार भी एक किताब नहीं देखी जिसमें अतीत का इतिहास इतना बड़ा था। हर इतिहास की किताब जो स्लाकोव के वंश के समय की जानकारी देती थी वह कभी भी 3 पन्नों से अधिक नहीं थी। उन इतिहास की किताबों ने बहुत सारी जानकारी नहीं दी, केवल वही जो जनता को पता था। राघव हमेशा और अधिक जानना चाहता था और उसे लगा कि बहुत सारी जानकारी गायब है, लेकिन चूंकि उसे बेहतर पुस्तकालयों तक कभी नहीं पहुंचाया गया, इसलिए उसे जो कुछ भी मिला उससे उसे काम चलाना पड़ा। राघव उत्सुक था, इसलिए उसने किताब खोली और पन्ने पलटने लगा। पहली जानकारी जो उसने देखी वह इस बारे में थी कि कैसे इंसान प्रौद्योगिकी में प्रगति करना शुरू कर रहे थे और उनकी खोजों पर गर्व था, जब तक कि स्लाकोव 1000 बड़े अंतरिक्ष यान के साथ नहीं उतर आए जो आधे चांद के आकार के थे। उनके वंश ने इंसानों को यह महसूस कराया कि एलियंस मौजूद थे और स्लाकोव की उपस्थिति ऐसी थी कि सबसे उन्नत तकनीकी अंतरिक्ष स्टेशन भी इसका पता नहीं लगा सकता था। स्लाकोव बिना किसी एकल अंतरिक्ष यान का पता लगाए उतर गए। जब वे पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचे तो उन्हें क्या पता चला और उनके बड़े अंतरिक्ष यान पृथ्वी की सतह से देखे जा सकते थे। राघव अगले पृष्ठ पर चला गया। उन्होंने 1 मिनट से भी कम समय में पहला पृष्ठ पूरा कर लिया था। उन्होंने एक जिज्ञासु नज़र से पढ़ना जारी रखा। मनुष्य, जिन्होंने सोचा था कि स्लाकोव एक खतरा थे, अपने सभी तोपखाने, मिसाइल आदि को अंतरिक्ष यान की ओर दागे जैसे वे उतरे। कुछ भी काम नहीं किया। अंतरिक्ष यान हर एक हथियार के लिए अभेद्य थे जो मनुष्यों के पास थे। मानवता को इस बिंदु पर एहसास हुआ कि उनकी तकनीक अभी भी कम थी, भले ही सुधार किए गए थे। स्लाकोव, जो पहले मानव जीव को नहीं समझते थे, ने उतरते समय मानवता के इतिहास को डाउनलोड करने के लिए अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया। ग्रह के भीतर हर इंसान का दिमाग उठाया गया था और स्लाकोव की खपत के लिए जानकारी एकत्र की गई थी। उसके बाद वे मानव जीव बोल सकते थे और मानव संस्कृति को समझ सकते थे। स्लाकोव अपने मिनी जहाज़ों के साथ कई महाद्वीपों पर उतरे। जो इंसान स्पष्ट रूप से अभी भी बेवकूफ़ थे, उन्होंने दुनिया में कई स्थानों का त्याग कर दिया, बस इसलिए कि वे पृथ्वी को स्लाकोव से छुटकारा दिला सकें। लोग मर गए, लेकिन स्लाकोव जीवित रहे क्योंकि वे एक ऊर्जा क्षेत्र द्वारा संरक्षित थे। स्लाकोव को नष्ट करने के कई असफल प्रयासों के बाद मनुष्यों ने हार मान ली और अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। स्लाकोव के पहले प्रमुख और विश्व सरकार के अन्य गणमान्य लोगों ने इस बात पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की कि स्लाकोव का शासन कैसे होगा और मनुष्य उनकी सेवा करने के लिए कैसे तैयार थे जब तक कि उन्हें मार नहीं दिया गया। हैरानी की बात यह है कि स्लाकोव के प्रमुख लॉर्ड फ्रैम्बुल्टन द 88वें ने विश्व सरकार को समझाया कि कैसे मनुष्यों ने उनके वंश को गलत समझा था। उन्होंने अपने ग्रह हुम्बाद के विनाश के कारण को समझाया और वे यहाँ मनुष्यों को बंधन में रखने के लिए नहीं थे, बल्कि शांतिपूर्वक से अस्तित्व के लिए थे। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए स्लाकोव ने विश्व सरकार को एक तकनीकी उपकरण का एक टुकड़ा प्रस्तुत किया। ये वह जगह थी जहां मनुष्यों ने महसूस किया कि स्लाकोव एक शांतिपूर्ण नस्ल थे और उन्होंने अभी अभी अपने तरह के लोगों को कुछ भी नहीं मारा था।
भले ही स्लाकोव के पास पूरी मानवता को अपने घुटनों पर लाने की शक्ति थी, उन्होंने मनुष्यों के बीच समान रूप से रहने का फैसला किया। स्लाकोव ने मनुष्यों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने का भी फैसला किया, जिसमें उन्हें बताया गया कि वे पृथ्वी पर रहने के बदले में कुछ भी देंगे। मनुष्यों, जिन्होंने महसूस किया था कि स्लाकोव प्रौद्योगिकी उनकी तुलना में कहीं अधिक थी, ने ज्ञान के लिए अनुमति का आदान प्रदान करने का फैसला किया। ये वर्ष मानव जाति के संक्रमण के रूप में जाना जाता था। उसी वर्ष अराजकता फैल गई क्योंकि बड़े उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से टकरा गए। दुनिया के जिन हिस्सों में ये उल्कापिंड टकराए थे उन्हें बहुत से लोगों को मरना चाहिए था, लेकिन इसकी पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी, इसलिए इन स्थानों के निवासियों को पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। इन उल्कापिंडों के पृथ्वी के कई हिस्सों में उतरने के बाद एक आश्चर्यजनक जादुई घटना हुई। उल्कापिंडों ने पृथ्वी के उन हिस्सों को गुफा में ले जाने का कारण बना, जिससे एक तरह के भूमिगत खंडहर बन गए। ये बाद में पता चला कि ये उल्कापिंड स्लाकोव के घर ग्रह के हिस्से थे जो नष्ट हो गए थे। भूमिगत खंडहरों को बाद में वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया और वहां नई ऊर्जा पाई गई। ऊर्जा को हुलोव क्रिस्टल कहा जाता था। हुलोव क्रिस्टल वास्तव में स्लाकोव के घर ग्रह के विनाश से आए थे। राघव ने जानकारी के इस टुकड़े को नोट किया। यही वह जगह थी जहां ऊर्जा के क्षेत्र में मानवता की प्रगति शुरू हुई। राघव ने निराशा के साथ आखिरी पृष्ठ को पलट दिया। बस, राघव ने विलाप किया। वह अभी भी बता सकता था कि और अधिक जानकारी को रोक दिया गया था। राघव ने अभी 20 मिनट में लगभग 100 पन्नों और 20,000 शब्दों की एक किताब पूरी की थी। वहां लिखी गई हर चीज उसके दिमाग की दीवारों पर प्लास्टर की गई थी। वह अभी भी और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता था। जब उसने किताब बंद कर दी तो उसने पीठ के कवर के नीचे खुदे हुए अक्षरों का एक छोटा सा सेट देखा। वॉल्यूम 1। राघव ने इसे एक मुस्कान के साथ पढ़ा। इसका मतलब है कि एक और वॉल्यूम है। राघव खड़ा हो गया और अपनी वर्दी को धुल दिया। मुझे शायद लाइब्रेरी डी में कोई भी किताब लेने या पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। राघव ने सोचा कि वह इस मुद्दे को कैसे हल करेगा। कुछ सेकंड तक विचार करने के बाद उन्होंने लाइब्रेरी डी जाने का फैसला किया। इस समय शाम को 6 बजे के आसपास था। राघव को लाइब्रेरी डी तक पहुंचने के लिए कम से कम 20 मिनट और लगेंगे। लाइब्रेरियन शायद जल्द ही जा रही होगी, इसलिए मुझे वहां पहुंचने में इतना समय नहीं लग सकता है। राघव ने सोचा कि उसने डैश का उपयोग करने की तैयारी की। उसने अपने चारों ओर देखा, चारों ओर की जांच ठीक से की। ये देखने के बाद कि कोई भी आसपास नहीं था, वह दाईं ओर मुड़ गया, जहां एक लंबी घुमावदार सड़क आगे देखी जा सकती थी। डैश सक्रिय करें। जैसे ही उसने अपने दिमाग में आवाज़ दी, पर्यावरण में आवाज़ फिर से क्षणभंगुर हो गई। हल्केपन की भावना ने उसके शरीर को फिर से ढक लिया। राघव ने आगे बढ़ने से पहले अपने पैरों को थोड़ा सा कुचला। हल्की आवाज। वह गति के साथ पथ के पार एक रेखा में चला गया, घुमावदार सड़क का अनुसरण कर रहा था। हर आंदोलन के साथ उसने 100 से अधिक फीट की यात्रा की, सड़क के किनारों पर पेड़ों से गुजरते हुए। हवाओं ने उसके बालों को पीछे की ओर उड़ा दिया और उसकी वर्दी को अव्यवस्थित कर दिया। फिर भी यह एक ऐसी भावना थी जिसे वह दुनिया के लिए कभी भी व्यापार नहीं करेगा। डैश निष्क्रिय कर दिया गया है। डैश के लिए टाइमर तीसरी बार समाप्त हो गया क्योंकि राघव एक बड़े रोम्बस आकार की इमारत के सामने आया था। यह इमारत भूरे और सफ़ेद रंग की थी। यह एक हॉल की तरह था, लेकिन ये 2 तिरछे रोम्बस एक साथ जुड़े हुए लग रहे थे। राघव प्रवेश द्वार की ओर गया जहां एक पुरुष सुरक्षा गार्ड तैनात था। मुझे अपना वीआईपी बुरा दिखाओ। ये तुम हो। तुम्हें यहाँ अनुमति नहीं है। तुरंत जाओ। पुरुष गार्ड ने राघव, पूरे स्कूल के तथाकथित कचरे को पहचान लिया और उसकी अभिव्यक्ति भयंकर हो गई। मिस एमी ने मुझे इसे वापस करने के लिए कहा। राघव ने अपने हाथ में किताब उठाई। गार्ड ने एक आश्चर्यजनक नज़र से किताब को देखा। मिस एमी ने तुम्हें इसे वापस करने के लिए कहा। क्या तुम निश्चित हो? जब मिस एमी का नाम लिया गया तो गार्ड की अभिव्यक्ति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई। शायद मुझे बस उसके कार्यालय वापस जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि एक सुरक्षा गार्ड ने मुझे उस काम को करने से रोक दिया जो उसने मुझे भेजा था, राघव ने कहा और छोड़ने के लिए चारों ओर मुड़ गया। गार्ड का चेहरा अधिक तनावपूर्ण और घबरा गया क्योंकि वह राघव को पकड़ने के लिए बाहर पहुंच गया। अरे, मैंने तुम्हें कब रोका? चलो, सिर में जाओ। सुरक्षा गार्ड ने एक मजबूर मुस्कान दी क्योंकि उसने राघव को अंदर जाने की अनुमति दी थी। राघव ने सिर हिलाया और पुस्तकालय में चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी दृष्टि की रेखा में क्या दिखाई दिया? वह लंबे पंक्तियां और 3 मीटर के अलमारियों के स्तंभ थे जो कमरे में बड़े करीने से फैले हुए थे। कमरे की लंबाई इतनी बड़ी थी कि राघव अपनी स्थिति से अंत नहीं देख सका। फर्श, दीवारें, रोशनी, सब कुछ अद्भुत लग रहा था, जिससे राघव को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने अभी अभी स्वर्ग में प्रवेश किया है। लाइब्रेरी डी बाकी पुस्तकालयों से अलग थी। राघव एक आश्चर्यजनक नज़र के साथ आगे चलना शुरू कर दिया। वह अभी भी एक चक्कर में था क्योंकि वह इन किताबों की अलमारियों के बीच चला गया था। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक महिला की आवाज़ ने सवाल किया, उसे उसके विद्रोह से बाहर लाया। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक महिला की आवाज़ ने उसे विचारों से बाहर खींच लिया।
राघव दाहिनी ओर मुड़ा। 3 खंभों के बाद एक काले बालों वाली महिला गुलाबी रंग की तंग फिटिंग वाली गाउन पहने उसकी ओर चल रही थी। उसने अपनी दाहिनी आंख पर एक मोनोकल लगा रखा था। वह 25 साल की उम्र के आसपास लग रही थी, मिस एमी से थोड़ी ही बड़ी। फर्क बस इतना था कि वह शादीशुदा थी और उतनी खूबसूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? महिला ने एक नज़र डालते हुए पूछा। आश्चर्यजनक रूप से उसने राघव के चेहरे को नहीं पहचाना। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लाइब्रेरी डी की लाइब्रेरियन श्रीमती पोटुरी थी। वह हर समय लाइब्रेरी में ही रहती थी। मिस एमी ने मुझे ये वापस करने के लिए कहा, राघव ने किताब उठाते हुए जवाब दिया। मिस एमी ने तुम्हें भेजा? श्रीमती पोटुरी ने राघव को सिर से पैर तक देखते हुए अविश्वास के साथ पूछा। राघव ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे ये देखने दो, उसने कहा और राघव से किताब ले ली। हाँ, उसने इसे उधार लिया था, श्रीमती पोटुरी ने किताब की जांच करने के बाद कहा। उसने किताब नीचे रखी और देखा कि राघव उसके सामने नहीं था। वह पहले ही आगे जा चुका था और फिलहाल सामने की एक शेल्फ की जांच कर रहा था। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? श्रीमती पोटुरी ने फिर से घूरते हुए पूछा। तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम जा सकते हो, उसने कहते हुए राघव की ओर चलना शुरू किया। राघव, जो इस समय सामने की शेल्फ पर रखी किताबों को गंभीरता से देख रहा था, ने उसे जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाई। हम यहाँ नहीं, वहाँ नहीं। राघव की आंखें शेल्फ पर घूम रही थीं और उसकी उंगलियां तेजी से किताबों को आगे खींच रही थीं और वापस धकेल रही थीं, जब उसे पता चलता कि वे वह नहीं थी जो वह खोज रहा था। अरे, क्या तुम? श्रीमती पोटुरी कुछ कहने ही वाली थी कि राघव ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे उस किताब का दूसरा खंड चाहिए, राघव ने एक जल्दबाजी भरी नज़र के साथ कहा, यह महसूस करते हुए कि वह यहाँ हर एक शेल्फ को बिना घंटों बिताए नहीं देख सकता। वहाँ 1000 से ज़्यादा बुक शेल्फ थीं और हर एक में 1000 से ज़्यादा किताबें आ सकती थीं, दोनों मोटी और पतली। तुम्हें यहाँ से कोई भी किताब लेने की अनुमति नहीं है, श्रीमती पोटुरी ने एक भयंकर नज़र के साथ कहा। राघव ने शेल्फ से अपना हाथ हटाया और श्रीमती पोटुरी को घूरने के लिए मुड़ा। अचानक वह उसकी ओर चलने लगा। उसे अपनी ओर आते देख श्रीमती पोटुरी हैरान रह गई। उसके आश्चर्य के लिए राघव उसके बगल से गुजरा और आगे बढ़ता रहा। उसने उसकी पीठ को देखने के लिए मुड़कर देखा क्योंकि वह और आगे बढ़ रहा था। मैं मिस एमी को ज़रूर बताऊंगा कि तुम, श्रीमती पोटुरी ने मुझे वह किताब लाने से रोका जो वह चाहती थी। उसने राघव को बोलते हुए सुना, जो चलता रहा। ये सुनकर डर से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, उसने राघव को आवाज़ दी, जिससे वह रुक गया। मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, कृपया मुझे तुम्हारे लिए अगला खंड लाने दो, उसकी आवाज़ अचानक सम्मानजनक हो गई। राघव, जिसकी पीठ अभी भी उसकी तरफ थी, मुस्कुराया। ये काम कर गया। 30 मिनट बाद आसमान में अंधेरा छा रहा था और राघव पहले ही अपने घर के रास्ते पर था। दरअसल वह लगभग घर पहुंच ही गया था। उसकी वर्तमान त्वचा का रंग भूरा था और उसके बालों का रंग इस समय काला था। वह पिछले दिन की घटनाओं को याद करके मुस्कुराया। लाइब्रेरियन ने उसे न केवल किताब का अगला खंड दिया था, बल्कि उसके बाद आने वाले बाकी खंड भी दिए थे। कुल मिलाकर 5 खंड थे। वह पहले ही पहला खंड पढ़ चुका था, इसलिए उसे बाकी के 4 खंड दिए गए थे और वे फिलहाल उस तकनीकी स्टोरेज डिवाइस में रखे थे जो उसने हंगजो से लिया था। ये साबित करता है कि मिस एमी के बारे में मैंने जो कुछ सुना है वह सच हो सकता है, राघव ने सोचा, जब उसने उन अफवाहों को याद किया जो हमेशा मिस एमी के बारे में उड़ती रहती थीं। बहुत से छात्र कहते थे कि वह मिश्रित रक्तों से नफरत करती थी। उसने ये भी सुना था कि वह पहले MBO में थी, लेकिन अपनी मर्जी से उसे छोड़ने का फैसला किया, जिससे वह सोच में पड़ गया कि उसने छोड़ने के बारे में क्यों सोचा होगा। उसने एक बार यह भी सुना था जब मिस एमी स्कूल में एक आकस्मिक पोशाक में आई थी। इस वजह से उसे पहचाना नहीं गया और सुरक्षा गार्ड ने उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश की। उसका अंत अच्छा नहीं हुआ क्योंकि कहा जाता है कि वह गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती हो गया था। ये भी अफवाह थी कि उसने लाइब्रेरियन श्रीमती पोटुरी को भी पीटा था। श्रीमती पोटुरी ने उसे एक अश्लील और घृणित मिश्रित रक्त कहा था। उन दोनों के मिश्रित रक्त होने और उस गर्व के कारण जो इसके साथ आता था, एक लड़ाई हुई। श्रीमती पोटुरी मिस एमी के उग्र हमलों का शिकार हो गईं। मिस एमी ने श्रीमती पोटुरी को लात, थप्पड़ और मुक्के मारकर बेदम कर दिया था। अफवाहों का कहना था कि श्रीमती पोटुरी मिस एमी के एक भी बाल को छू नहीं पाई थी, जबकि श्रीमती पोटुरी के पास भी ग्रेट ब्लड लाइन थी और वह एक धनी परिवार से थीं। मिस एमी ऐसी थी जो किसी भी पृष्ठभूमि की परवाह नहीं करती थी। जो कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत करता, वह उससे निपटती थी। वह हमेशा बच निकलती थी क्योंकि उसके पास इसे साबित करने की ताकत थी। श्रीमती पोटुरी के चेहरे पर डर असली था। मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन मुझे ये भी सुनिश्चित करना होगा कि मिस एमी को पता न चले। राघव इस निष्कर्ष पर पहुंचा जब वह आखिरकार घर पहुंचा। फिर से कोई नहीं है। राघव ने देखा कि घर फिर से खाली था।
वह अपने कमरे में गया और अपने बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। सिस्टम इंटरफेस खोलो, राघव ने आवाज़ दी। होस्ट विशेषताएं, कौशल और क्षमताएं, ब्लडलाइन अन्वेषण, दुकान। लाल पैनल उसकी नज़र में आ गया। राघव ने उसे थोड़ी देर तक घूर कर देखा। मैं सोच रहा हूं कि मुझे दुकान तक पहुंचने के लिए किस स्तर पर जाना होगा। मैं ये देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता कि ये दुकान सुविधा क्या पेश करती है, राघव ने उत्सुकता से कहा। जब उसने पहली बार दुकान तक पहुंचने की कोशिश की थी तो एक अधिसूचना पॉपअप हुई थी। होस्ट ने दुकान तक पहुंचने के लिए आवश्यक स्तर प्राप्त नहीं किया है। हर बार जब वह स्तर बढ़ाता तो वह हमेशा उसे खोलने की कोशिश करता। होस्ट विशेषताएं, राघव ने आवाज़ दी। होस्ट विशेषताएं, नाम राघव ओस्लोव, स्तर 4, वर्ग अनुभव 250/9500, HP 170/170, ऊर्जा 40/80, विशेषताएं, ताकत 23, धारणा 21, फुर्ती 20, गति 22, बहादुरी 19, बुद्धिमत्ता 22, आकर्षण 0, विशेषता अंक 0। राघव को अपनी सज़ा शुरू किए 3 हफ्ते बीत चुके थे और वह कहेगा कि यह उसके लिए काफ़ी अच्छा चल रहा था। राघव को यह नहीं पता था कि उसकी ताकत इस समय एक औसत जुलू रैंक वाले मिश्रित रक्त से ज्यादा थी, भले ही वह अभी तक जुलू रैंक का मिश्रित रक्त नहीं था। उसकी बुद्धिमत्ता पहले ही उसके साथियों और सामान्य वयस्कों से आगे निकल चुकी थी। यह अब वैज्ञानिकों के बराबर थी। वह अब चीज़ों का आसानी से विश्लेषण और याद कर सकता था। उसकी सोचने की क्षमता इतनी तेज थी कि सामान्य कक्षाओं में भी वह तकनीकी विज्ञान के सवालों के जवाब सेकंडों में दे देता था। विज्ञान शिक्षक हमेशा उसे एक राक्षस की तरह घूरता था और आह भरता, काश वह एक उच्च ग्रेड का मिश्रित रक्त होता। यहाँ तक कि इससे पहले कि राघव सिस्टम से अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ा पाता, विज्ञान शिक्षक हमेशा उस पर नज़र रखता था, लेकिन बाकी सब की तरह उसे अपनी निम्न ग्रेड ब्लडलाइन के कारण राघव की उपलब्धियों को हमेशा नज़रअंदाज करना पड़ता था। तारांकन, राघव ने आज का काम पूरा कर लिया था और स्कूल में भी विशेषता अंक वितरित कर दिए थे। अभी वह उस खोज की प्रगति की जांच करना चाहता था जो उसे उस दिन मिली थी जब उसने अपनी सज़ा शुरू की थी। उसने विशेषताएं पैनल बंद किया और खोज पैनल खोला। अन्वेषण, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक। खोज पैनल उसकी नज़र में आने के बाद उसने आवाज़ दी, मासिक। 1 महीने की खोज। हर बार जब तुम अपने घर से बाहर निकलो और स्कूल परिसर के बाहर हो तो अपने बालों का रंग और त्वचा का रंग बदलो। अवधि 15-30 दिन। पुरस्कार 1000 अनुभव, 15 विशेषता अंक, ब्लडलाइन अपग्रेड, यादृच्छिक कौशल अनलॉक। राघव ने खोज की पूर्णता दर को घूर कर देखा। 15 दिन और राघव अभी भी उस अद्वितीय खोज से हैरान था जिसने उसे घर और स्कूल से निकलते समय मॉर्फ क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। जब भी वह स्कूल के बाहर होता तो इस वजह से उसे उसके किसी भी साथी द्वारा पहचाना नहीं जाता जो उसे देखता। उसे लगा कि शायद सिस्टम उसे अपनी मॉर्फ क्षमता को प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने देखा था कि मॉर्फ क्षमता सिस्टम के इनपुट के बिना ही स्तर बढ़ा सकती थी। उसे लगा कि शायद यह उसकी ब्लडलाइन से बंधी हुई है, न कि सिस्टम आधारित क्षमताओं में से एक। राघव ने सिस्टम इंटरफेस को बंद करने का फैसला किया और लाइब्रेरी से मिली 4 किताबें बाहर निकालीं। उसने उन्हें एक के ऊपर एक रखा। वे सभी पहले खंड की तरह लाल कवर की थीं, लेकिन फ़र्क ये था कि प्रत्येक सामने के कवर पर साल लिखे थे। वर्ष 2077 to 2087 का इतिहास, वर्ष 2088 to 2098 का इतिहास, वर्ष 2099-2109 का इतिहास, वर्ष 2110-2120 का इतिहास। राघव ने एक विचारशील नज़र के साथ प्रत्येक कवर पर लिखे अक्षरों को पढ़ा। लगता है आज रात मुझे कोई नींद नहीं आने वाली है, राघव ने कहा और 4 में से 3 किताबें अपने टब में रखीं और आखिरी वाली पकड़ी। वर्ष 2077 to 2087 का इतिहास। अगली सुबह राघव ने आखिरकार आखिरी किताब का आखिरी पन्ना खत्म कर दिया। इस समय लगभग 5 बजे थे। यह एक आंखें खोलने वाला अनुभव रहा है। आम जनता को अतीत के बारे में शायद ही कुछ पता है, क्या ये सरकार का बहुत से लोगों से जानकारी छिपाने का तरीका था? इतिहास की किताबें पढ़ने के बाद राघव को जो बातें पता चलीं, उनकी वजह से उसे शक हो गया था। आम जनता से बहुत सारी जानकारी रोकी गई थी। अभी भी बहुत कुछ था जो वह जानना चाहता था। 5वें खंड में केवल 2110 से 2120 तक के साल शामिल थे। ये साल 4094 था। राघव ये जानने के लिए तरस रहा था कि इसके बाद क्या हुआ और अब उसे महसूस हुआ कि दुनिया उतनी सरल नहीं थी जितना उसने सोचा था। मिश्रित रक्तों के आतंकवादी समूह थे जो सदियों से मौजूद थे। मिक्सीड ब्रीड्स नामक प्राणी थे जिनके बारे में कहा जाता था कि दोषपूर्ण जागरण के बाद उनकी ब्लडलाइन गड़बड़ा गई थी, आदि बहुत सी चीजें जो राघव को पहले से नहीं पता थीं क्योंकि जिस शहर में वह बड़ा हुआ था वह एक शीर्ष स्तरीय था जहां मुश्किल से अपराधी और बाकी लोग घुसपैठ कर पाते थे। ये कैसे हो सकता है कि MBO इन सब से निपटने में सक्षम नहीं है? राघव ने हमेशा भोलेपन से सोचा था कि
B.O. मिश्रित रक्तों के अपराध से संबंधित हर चीज को संभालने के लिए काफी शक्तिशाली था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि दुनिया उससे भी ज्यादा अंधेरी थी जितना वह जानता था। डिंग, एक अधिसूचना उसकी नज़र में आ गई। होस्ट ने लक्ष्य पूरा कर लिया है, 1000 किताबें पढ़ें। क्या? राघव ने हैरान होकर अधिसूचना को देखा। लक्ष्य? उसने कभी भी सिस्टम को लक्ष्य से संबंधित कुछ भी लाते हुए नहीं देखा था, यहाँ तक कि सिस्टम इंटरफेस को 1000 से ज्यादा बार खोलने के बाद भी। यही उसके हैरान होने का कारण था। लक्ष्य पुरस्कार। होस्ट ने एक नया गुण अनलॉक किया है, मानसिक दृढ़ता। क्या विद्वान जब कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है तो इसका यही मतलब होता है। राघव ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा और पुरस्कार को घूर कर देखा। मानसिक दृढ़ता, मुझे आश्चर्य है कि इसके लिए मुझे तुरंत कितने अंक मिलेंगे, राघव ने सोचा और उसने सिस्टम इंटरफेस खोला और विशेषताओं के पैनल के लिए कहा। होस्ट विशेषताएं। नाम राघव ओस्लोव। स्तर 4, वर्ग अनुभव 250/9500, HP 170/170, ऊर्जा 80/80। विशेषताएं। ताकत 23, धारणा 21, मानसिक दृढ़ता 2, फुर्ती 20, गति 22, बहादुरी 19, बुद्धिमत्ता 22, आकर्षण 0। विशेषता अंक 0, 1 बस 2। राघव मानसिक दृढ़ता के सामने रखी छोटी संख्या को देखकर थोड़ा निराश हुआ। वह उम्मीद कर रहा था कि संख्या बहादुरी की तरह सीधे ऊपर जाएगी, लेकिन ये कम निकली। मुझे इसे बढ़ाने में थोड़ा समय लगेगा। राघव ने अपनी ठोड़ी पकड़ी और उसने गणना की कि मानसिक दृढ़ता को बाकी के बराबर पहुंचने में कितने दिन और अंक लगेंगे। राघव अभी भी चाहता था कि उसके प्रत्येक गुण समान रूप से बढ़ें, इसलिए उसने फिलहाल अन्य विशेषताओं में अंक जोड़ना टाल दिया जब तक कि मानसिक दृढ़ता में उनके बराबर अंक न हो जाएं। राघव आज फिर से स्कूल के लिए तैयार होने जल्दी चला गया। 30 मिनट बाद राघव पहले से ही स्कूल के रास्ते पर था। उसकी त्वचा का रंग पीला सफ़ेद और उसके बालों का रंग हरा था। वह अपने सामान्य रूप से बहुत अलग दिख रहा था, पहचानने लायक भी नहीं। राघव को यह नहीं पता था कि उसकी ऊंचाई बढ़ रही थी और उसके शरीर का आकार दिन ब दिन बड़ा हो रहा था। अगर कोई उसे पिछले महीने जैसा दिखता था उससे तुलना करता तो उन्हें बदलाव दिखाई देते। राघव स्कूल पहुंचा और तुरंत स्कूल की रसोई की ओर बढ़ गया। जब वह अंदर गया तो वह बॉस डेंजो से मिला जो इधर उधर घूम रहे थे और निर्देश दे रहे थे। तुम देर से आए हो बच्चे, बॉस डेंजो ने कहा और राघव की ओर एक एप्रन फेंक दिया। राघव ने उसे पकड़ा और मुस्कुराते हुए पहन लिया। आपको भी सुप्रभात बॉस डेंजो, राघव ने एप्रन पहनने के बाद अभिवादन किया। अरे, वह शरारती मुस्कान अपने चेहरे से हटाओ, मैं इस पर फिदा नहीं हो रहा, बॉस डेंजो चिल्लाए और बाईं ओर मुड़ गए। इससे राघव और भी मुस्कुराया। जरूर बॉस डेंजो, उसने जवाब दिया और सामने रखे बड़े खाना पकाने के उपकरण की ओर चला गया। पिछले 15 दिनों में राघव और बॉस डेंजो ने एक ऐसा रिश्ता बना लिया था जो राघव ने पहले कभी किसी के साथ साझा नहीं किया था। 15 दिन यातना से भरे होने चाहिए थे, लेकिन इसके बजाय वह इसका आनंद ले रहा था। बॉस डेंजो हमेशा उसके साथ ऐसे व्यवहार करते थे जैसे वह एक असली कर्मचारी हो। बॉस डेंजो को कई कारणों से हर कोई पसंद करता था। उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, हमेशा राघव सहित यहाँ हर कर्मचारी के इनपुट को महत्व दिया। राघव ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन आएगा जब कोई अच्छा काम किया जैसा शब्द कहेगा, एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ। बॉस डेंजो हमेशा उसे खाने के लिए ढेर सारा खाना देते थे, कहते थे कि राघव बहुत दुबला और छोटा था। राघव को सच में बॉस डेंजो पसंद आने लगे थे। साथ ही वह उनकी आंखों में कोई साजिश और नीचता नहीं देख सकता था जैसा कि वह अन्य लोगों में देखता था। राघव एक आयताकार खाना पकाने के उपकरण के सामने खड़ा था जिसमें 17 अलग अलग जगहें थीं जिनसे नीली आग निकल रही थी। 10 बड़े बर्तन उन 9 जगहों पर रखे गए थे। मैंने कहा था कि शरारती मुस्कान हटाओ, फिर भी तुम उसे और चौड़ा कर रहे हो। क्या बदमाश है, बॉस डेंजो ने सामने के बड़े खाना पकाने वाले बर्तनों में से एक को खोलते हुए कहा। शश, भाप की आवाज़ों ने उस जगह को घेर लिया। तुम आज एक ट्राडाशी डिश बनाने वाले हो जिसमें उत्परिवर्तित लोमड़ी के बच्चे, भुना हुआ बत्तख, तला हुआ बीन्स और टमाटर सॉस का मिश्रण होगा, बॉस डेंजो ने कहा और उन खाद्य पदार्थों की ओर चले गए जिनकी जरूरत थी। राघव का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने एक मृत चूजे की छिल चुकी त्वचा देखी जिसका सिर और पूंछ लोमड़ी जैसी थी, एक ताज़ी छिल चुकी बत्तख और कुछ अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ। इस पर हाथ आजमाओ और मेरी रसोई को जला मत देना। बॉस डेंजो ने राघव की पीठ थपथपाए और उसके काम को देखने के लिए एक तरफ खड़े हो गए। राघव ने शुरू करने से पहले अपने हाथ धोए। उसका दाहिना हाथ पहले बत्तख के शरीर की ओर गया और उसके बाएं हाथ ने एक चाकू पकड़ा। चॉप चॉप चॉप, पलक झपकते ही राघव ने चाकू से बत्तख के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था। ऐसा करने के बाद उसने बर्तनों में से एक को खोला और उन्हें अंदर फेंक दिया। शश, स्टीमिंग की आवाज़ फिर से सुनी जा सकती थी क्योंकि राघव का हाथ अगली चीज़ की ओर बढ़ा।
बॉस डेंजो ने उसे एक वाह वाह भरी नज़र के साथ एक तरफ से देखा। ये बच्चा सच में महान है, उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। अचानक वह फिर से भौहें चढ़ाए क्योंकि उसे कुछ याद आया। 30 मिनट पहले रसोई की इमारत के पीछे बॉस डेंजो भूरे बालों वाले एक अधेड़ उम्र के मोटे आदमी के साथ बातचीत कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि उसे दुख देना, उसे भारी काम देना, ये क्यों लगता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया? आदमी ने दुख भरी नज़र के साथ कहा। मिस्टर लोन, उसे यहाँ इस रसोई में काम करने की सज़ा के तौर पर भेजा गया था और वह बस यही कर रहा है। बॉस डेंजो ने आदमी को जवाब दिया। ओह, तो तुमने इस तरह से खेलने का फैसला किया? तुम उस कचरे की रक्षा करना चाहते हो? मिस्टर लोन ने धमकी भरे लहजे में कहा। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मिस्टर लोन। राघव अपनी सज़ा भुगत रहा है, जैसा कि आप चारों चाहते थे, बॉस डेंजो ने कहा और मुड़कर वापस रसोई की ओर चले गए। अगर आप मुझे माफ़ करें तो मुझे काम है। बॉस डेंजो ने इमारत में चलते समय पीछे देखने की भी जहमत नहीं उठाई। ओह, हम देखेंगे, आदमी ने कहा और सड़क के बीच में एक लाल तैरते हुए वाहन की ओर चलने के लिए मुड़ गया। अगर राघव यहाँ होता तो वह उस आदमी को पहचान लेता जो अनुशासनात्मक समिति के शिक्षकों में से एक था। तारांकन, मैं सोच रहा हूँ कि उन हरामखोरों को इस बच्चे के खिलाफ क्या मिला है, बॉस डेंजो ने सोचा जब उसने राघव को देखा जो इस समय एक बर्तन से दूसरे बर्तन में दौड़ रहा था और उनमें सामग्री डाल रहा था। उसके खाना पकाने की सुगंध बॉस डेंजो की नाक में घुसी और वह मुस्कुराया। क्या अच्छा लड़का है। आज भी स्कूल की गतिविधियां बिना किसी घटना के समाप्त हो गईं। जैसे ही छात्र अपनी कक्षाओं से स्कूल पार्क की ओर निकले, जहां उनकी सवारियां उन्हें घर ले जाने के लिए इंतजार कर रही होंगी, माहौल फिर से शोरगुल वाला हो गया। राघव ने आज की गतिविधियों को याद किया जैसे वह उन इमारतों में से एक की ओर चला गया जिसे उसे आज साफ करना था। आज उनके पास जो विषय थे उनमें से वह मिस एमी के अलावा किसी को भी महत्वपूर्ण नहीं मान सका। मैं अपनी ब्लडलाइन को चौथे बिंदु से आगे बढ़ाने के करीब हूँ। इसे बस थोड़ा और धक्का चाहिए, राघव ने कहा जब उसे याद आया कि उसके एक सहपाठी ने सफलतापूर्वक अपनी ब्लडलाइन को चौथे बिंदु से आगे बढ़ा दिया था, जिससे वह उनकी कक्षा में पहला जुलू रैंक का मिश्रित रक्त बन गया था। ड्रेले गॉडसन उसका नाम था और वह उन छात्रों में से एक था जिनसे राघव निपटने की योजना बना रहा था। कक्षा 3 में कई छात्र थे जिन्होंने अपनी ब्लडलाइन को चौथे बिंदु से आगे बढ़ा दिया था, लेकिन ड्रेले कक्षा 3C में ऐसा करने वाला पहला छात्र था। राघव अपनी ब्लडलाइन को अपने शरीर के भीतर तब से महसूस कर पा रहा था जब उसकी ब्लडलाइन F में अपग्रेड हुई थी। वह इसे और आगे बढ़ाने और मात्रा में बढ़ाने के लिए आधी रात के दौरान दिन ब दिन इसे चैनल कर रहा था। साथ ही उसकी मॉफ का दैनिक उपयोग भी वृद्धि में मदद करता था। वह अब इसे चौथे बिंदु के माध्यम से चैनल करने से बस एक छोटा कदम दूर था। राघव उस रास्ते पर चल रहा था जो मिश्रित रक्त प्रशिक्षण हॉल की ओर जाता था। वह वर्तमान में एक पिच के बगल से गुजर रहा था जहां कुछ मिश्रित रक्तों को फुटबॉल मैच खेलते हुए देखा जा सकता था। यह मिश्रित रक्तों के खेल मैदानों में से एक था। मिश्रित रक्त सामान्य लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते थे क्योंकि उनकी उच्च स्तर की ताकत के कारण सामान्य लोगों को चोट लग सकती थी। यही कारण था कि मिश्रित रक्तों के अपने खेल के मैदान अलग से स्थित थे जहां वे आपस में खेलते थे। धड़ाम, अचानक एक जोरदार टकराने की आवाज़ उस जगह पर गूंज उठी। राघव बाईं ओर देखने के लिए मुड़ा और एक जलती हुई गेंद को देखा जो आग से ढकी हुई थी और उसकी दिशा में आ रही थी। तुमने इसे गलत दिशा में मारा, बेवकूफ़, पिच के अंदर से एक जोरदार आवाज़ चिल्लाए। ज्वाहा, गेंद एक आश्चर्यजनक गति के साथ हवा में एक चाप में उड़ गई क्योंकि यह राघव की ओर उड़ी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए गति बहुत तेज थी, लेकिन राघव आने वाली जलती हुई गेंद को देख सकता था। राघव ने गति के साथ अपने दोनों हाथों को जल्दी से फैलाकर प्रतिक्रिया दी। पॉप, टकराव की आवाज़ गूंज उठी क्योंकि गेंद राघव की हथेलियों के बीच फंस गई जैसे कोई गोलकीपर गोल पोस्ट की रक्षा कर रहा हो। बल ने उसे थोड़ा पीछे खिसका दिया, लेकिन फिर भी वह ठीक था। शश, गेंद और उसके हाथों से धुआं निकल रहा था क्योंकि आग बुझ गई थी। उसने ठंडी नज़र से पास आते हुए छात्रों को घूर कर देखा। फुटबॉल और उसके हाथों से कोहरा निकल रहा था क्योंकि आग बुझ गई थी। वह ठंडे होकर पास आते छात्रों को घूर रहा था। पिच पर खेल रहे छात्र उसकी ओर बढ़ रहे थे। लगभग 7 छात्र उसकी दिशा में आ रहे थे। उनमें से 4 ने पीले रंग की स्पोर्ट्स बनियान और सफ़ेद शॉर्ट्स पहन रखी थी, जबकि बाकी 3 ने हरी स्पोर्ट्स बनियान और नीले शॉर्ट्स पहन रखी थी। उन सभी की काया मजबूत थी जो उन्हें बॉडी बिल्डर जैसा बनाती थी। अरे, क्या तुम ठीक हो? उनमें से एक पूछना चाहता था कि तभी उसने उस व्यक्ति का चेहरा पहचान लिया जिसने गेंद पकड़ी थी। ये तुम हो? जिस छात्र ने इस समय पीले रंग की स्पोर्ट्स बनियान और लंबे नीले बाल पहन रखे थे, उसने राघव की ओर इशारा किया। हमारी गेंद वापस कर दो, उसने धमकी भरे लहजे में कहा। राघव ने अपनी एक भौं ऊपर उठाते हुए गेंद को अपने सामने पकड़ रखा था। क्या इसी तरह माफ़ी मांगी जाती है? राघव ने इन छात्रों को कक्षा 2 का होने के रूप में पहचाना, जिसका मतलब था कि वे उसके जूनियर थे।
वे उसके जूनियर थे, फिर भी वह अपने कद काठी के कारण उनमें जूनियर जैसा लग रहा था। आमतौर पर कक्षा 3 के छात्र नहीं देखे जाते थे क्योंकि हर कोई चौथे बिंदु के माध्यम से अपनी रक्त रेखा को प्रसारित करने की कोशिश में व्यस्त था। माफी। वह पुरुष छात्र राघव की बात सुनकर हक्का बक्का होकर राघव को घूरने लगा। हा। राघव की बात सुनकर सातों छात्र अचानक जोर जोर से हंसने लगे। इस कूड़े में हमसे माफी मांगने की हिम्मत है? तुम जैसे कूड़े जो सिर्फ एनहांसमेंट ड्रग्स का इस्तेमाल करना जानते हैं, वे माफी के हकदार नहीं हैं। उनमें से एक ने किनारे से कहा। ठीक है, चूंकि कोई माफी नहीं है तो मुझे लगता है कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया। जैसे ही राघव ने ये शब्द कहे, गेंद पर उसके हाथ कसकर बंद हो गए। फटाक। पूरे स्थान पर एक तेज गूंजती हुई आवाज गूंजी। राघव की उंगलियों ने गेंद को छेद दिया जिससे वह फट गई। गैसअप। उसने ऐसा कैसे किया? अभी मेरी ताकत के साथ भी मैं गेंद को तब तक नष्ट नहीं कर सकता जब तक कि मैं उस पर अपनी पूरी ताकत से हमला न करूं। पहले बोल रहे उस पुरुष की आंखों में अविश्वास का भाव था क्योंकि वह उस गेंद को घूर रहा था जो पूरी तरह से चपटी हो गई थी। ये गेंद एक विशेष प्रकार की थी जिसे विशेष रूप से सामान्य से अधिक मजबूत बनाया गया था। इसकी लोच ने सुनिश्चित किया कि जब वे इसे किक मारें तो उन्हें चोट न लगे। फिर भी जब वे अपनी रक्तरेखा क्षमताओं का उपयोग करते थे तो यह उनके किक को झेलने के लिए काफ़ी शक्तिशाली थी। जब मिश्रित रक्त वाले फुटबॉल खेलते थे तो वे खेल में अपनी क्षमताओं का उपयोग करते थे। यही कारण था कि गेंद दूसरी बार लपटों से ढकी हुई थी। उनमें से एक ने अपने रक्तरेखा क्षमता का उपयोग करके एक शॉट लगाया था। उसने फिर से उन दवाओं का इस्तेमाल किया होगा। उनमें से अधिकांश इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे जब उन्होंने इसके बारे में सोचा। छात्र फिर से बोलना चाहता था कि तभी उसने अपने चेहरे की ओर कुछ आते हुए देखा। राघव ने जो कुछ भी बचा हुआ था उसे उस छात्र के चेहरे पर फेंक दिया जिसने अभी बात की थी। धप। ये सिर्फ एक आकस्मिक फेंक थी, फिर भी इसमें उससे पीछे धकेलने के लिए पर्याप्त बल था। आर्घ। छात्र ने अप्रत्याशित चोट के बाद दर्द में चिल्लाया। उसने अपनी नाक पकड़ ली जिससे खून की एक बूंद बह रही थी। अरे कमीने, उसने अपनी नाक पकड़ते हुए कहा। ओह, मेरी गलती, मैं तो बस वही लौटाने की कोशिश कर रहा था जो तुम्हारा था, राघव ने कहा क्योंकि वह थोड़ा बाईं ओर चला गया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। राघव उनके बगल से गुजरता हुआ रास्ते पर चलता रहा। बाकी 6 ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अरे कमीने, तुम कहाँ जा रहे हो? खून बहती नाक वाला छात्र जल्दी से पीछे से राघव की ओर दौड़ा। उसने पीछे से अपनी मुट्ठी बाहर निकाली। राघव आगे चलता रहा जैसे कि वह जानता ही नहीं था कि उसके पीछे से एक मुट्ठी उसकी ओर आ रही है। ठीक जब मुट्ठी उसके सिर के पीछे को छूने से कुछ सेंटीमीटर दूर थी, राघव अचानक अपना सिर बाईं ओर घुमा दिया। स्वी। मुट्ठी राघव के चेहरे के दाहिनी ओर से पीछे से गुजर गई, जो उसे बाल बराबर से चूक गई। छात्र ने हार नहीं मानी और पहली बार मुक्का मारने में विफल होने के बाद भी मुट्ठी बाहर निकालना जारी रखा। स्वी सर्र, स्वी सर्र, स्वी। राघव ने हर हमले को आसानी और तरलपन से चकमा दिया। जूनियर छात्र ने एक बड़ी मुट्ठी निकाली जब वह आगे बढ़ा। इस बार यह स्पष्ट था कि यह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। राघव, जो इस पूरे समय छात्र का सामना करने के लिए बिना मुड़े चकमा दे रहा था, अचानक बाईं ओर मुड़ गया और अपना दाहिना पैर बाहर निकाला। अपनी भारी मुट्ठी से अचानक त्वरण के साथ आगे बढ़ रहे अपने शरीर के कारण वह अपने आप को समय पर रोक नहीं पाया, भले ही उसने अपने सामने पैर को बाहर निकला हुआ देख लिया हो। टिका। जैसे ही उसका बायां पैर राघव के दाहिने पैर से टकराया, वह आगे की ओर गिर गया। धम धम धम। वह रुकने से पहले सड़क पर बार बार लुढ़का। अरे, मेरे पैर फिसल गए, तुम्हें अगली बार शायद ये देखना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, राघव ने कहा और आगे चलता रहा। छात्र ने गुस्से से दांत पीस लिए, जबकि वह अभी भी सड़क पर लेटा हुआ था और अपने बाकी साथियों को देखने के लिए मुड़ गया। तुम सब बस वहीं खड़े होकर देखोगे, उसने गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाया। उन सातों ने छलांग लगाए। वह उन दवाओं का अधिक उपयोग करने वाला है और मैं हंगजो की तरह खत्म नहीं होना चाहता। उनमें से एक ने दूसरों के विचारों को आवाज दी। तुम कायरों के झुंड, वह अभी हमारा कुछ नहीं कर सकता। अगर वह लड़ता है तो उसे निकाल दिया जाएगा, जमीन पर पड़े छात्र ने बताया। ओह, तो ऐसा है। अब जब वे समझ गए तो वे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि भले ही राघव एनहांसमेंट के लिए दवाओं का उपयोग करे, वह उन सभी को एक ही समय में चकमा नहीं दे सकता है। राघव ने उन 6 को देखने के लिए मुड़ा जो उसकी ओर दौड़ रहे थे जबकि अपनी रक्त रेखाओं को प्रसारित कर रहे थे। उनमें से एक की आंख से गहरे रंग का नुकीला हिस्सा बाहर निकल रहा था, जिसे उसने बाहर खींच लिया और एक हथियार की तरह पकड़ लिया और राघव की ओर दौड़ने लगा। एक और ने अपने मुट्ठी और पैरों के चारों ओर लपटें पैदा की क्योंकि वह राघव की ओर दौड़ा। एक ने हवा से छोटे धातु के गोले प्रकट किए। उसने इसे अपनी हथेली में रखा और अपनी मध्य उंगली का उपयोग करके उन्हें एक के बाद एक बाहर फेंकना शुरू कर दिया। छोटे गोलों की गति एक बंदूक से निकली गोलियों जैसी थी क्योंकि वे राघव की ओर गोली की तरह बढ़े। ज़्वी। राघव ने पहले प्रोजेक्टाइल को तुरंत चकमा देते हुए बाईं ओर चला गया। सर्र सर्र सर्र
सर, राघव ने प्रोजेक्टाइल को एक बार फिर से साफ सुथरा चकमा दिया। जब वह उन्हें चकमा देना समाप्त कर चुका था तब तक बाकी लोग अपने हमलों के साथ उसके सामने आ चुके थे। या वे सभी एक ही समय में राघव पर हमला करते हुए चिल्लाए, सर 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 सर। ऐसा लग रहा था जैसे राघव की आंखों के पीछे भी आंखें थीं, क्योंकि उसने हर कोण से हर एक हमले को चकमा दिया। लपटें, मुट्ठी और इसी तरह के हर एक हमले उसे छूने में असमर्थ थे। जैसा कि उन्होंने कहा, राघव अभी उन्हें दंड के कारण हमला नहीं कर सकता था क्योंकि वह निष्कासित नहीं होना चाहता था, लेकिन उसने पहले ही उनसे निपटने के तरीके के बारे में सोच लिया था। राघव वर्तमान में जिसका उपयोग कर रहा था वह उसकी उच्च धारणा क्षमता और गति के साथ चपलता थी, इसलिए वह किसी भी समय आसानी से तेजी और कमी कर सकता था। उसकी धारणा ने उसे 20 मीटर के दायरे में सब कुछ महसूस करने की अनुमति दी। यही कारण था कि उनके हमले उसे उसके अंधे स्थानों से भी नहीं मार सके। राघव एक जिगजैग जैसी तरह से चकमा दे रहा था, लगभग जैसे वह नाच रहा हो। ये कमीना बस एक जगह पर रहो। छात्रों में से एक ने निराशा भरे भाव के साथ मूर्खतापूर्ण तरीके से आवाज दी। कुछ और सेकंड के लिए चकमा देने के बाद राघव अचानक पीछे की ओर तेज हो गया। उसकी अचानक हलचल और गति कुछ ऐसी थी जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि वह शुरू से ही एक विशेष गति से चल रहा था। जिस छात्र की मुट्ठी आग से ढकी हुई थी उसने पहले ही एक मुक्का मारा था और वह उसके एक सहपाठी के चेहरे की ओर जा रहा था, लेकिन जब तक उसने इसे देखा वह खुद को रोक नहीं पाया। एक लंबा काला नुकीला भाग पकड़े हुए छात्र इस समय उस छात्र की गर्दन की ओर इसे हिला रहा था जिसकी मुट्ठी आग से ढकी हुई थी, जबकि एक छोटा धातु का गोला उसकी बाईं आंख की ओर जा रहा था। धम धम धम। उनके हमलों को वापस लेना बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वे एक दूसरे को मार बैठे। किया किया किया। दर्द की चीखें गूंज उठीं क्योंकि उनमें से 4 जमीन पर गिर गए जबकि अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों को पकड़ रखा था। शेष 3 ने पहले हमला करने वाले के साथ अपने कदम रोक दिए और राघव को घूरने लगे। पिछले सेकंड में उसने जो गति प्रदर्शित की थी उसे याद करके वे अपने हमलों को फिर से शुरू करने के बारे में अनिच्छुक महसूस कर रहे थे। हम उसे छू भी नहीं सकते। उसने किस ग्रेड की एनहांसमेंट ड्रग का इस्तेमाल किया होगा? ये विचार उनके दिमाग में तेजी से चल रहे थे। तुम्हारे सीनियर के रूप में मुझे लगता है कि मैंने तुम सातों को आज एक मूल्यवान सबक सिखाया है। मेरे पास आओ और असीमित अपमान प्राप्त करो, राघव ने एक शांत आवाज में कहा, क्योंकि वह मुड़कर फिर से चलना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि राघव का मतलब अपमान से क्या था जब उन्होंने चारों ओर देखा और देखा कि वे उन छात्रों से घिरे हुए थे जो ये देखने आए थे कि क्या हो रहा था। वे राघव से निपटने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वे पहले ही छात्रों से घिरे हुए थे। उन्होंने तुरंत सच्चा अपमान महसूस किया, एक प्रकार का जो उनकी हड्डियों में गहराई तक घुस गया, क्योंकि उन्होंने अपने चारों ओर के छात्रों की निराश भरी निगाहें देखीं। वे एक कूड़े से भी नहीं निपट सके। वे सभी बेकार का झुंड हैं। वे एक दूसरे को ही पीट बैठे बिना उसके छुए। छात्रों के उपहास की आवाज़ें जोर से थीं जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे जमीन में धंस रहे हों। अब उन्हें थोड़ा सा एहसास था कि राघव को दिन ब दिन उपहास और अपमानित होने पर कैसा महसूस होता था। मैं खुद उससे निपटूंगा, बाईं ओर से एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी। हर कोई उस व्यक्ति को देखने के लिए मुड़ गया जो अभी आया था।